अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं ये नॉवल एंड करना चाहती हूँ जल्द से जल्द। ये पार्ट रिकॉर्ड हुए हैं और उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आई डोंट नो कि आपको ये पार्ट्स कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप तक देखो कब पहुँचते हैं। वेलकम टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब? लास्ट में बताएं। तो सेहत भी ठीक है और कुछ भी नहीं। चलो नावल पढ़ते हैं। नावल यारे दिलब्रम की एपिसोड 8 पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। महत के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। इसके कदम लड़खड़ाए थे। इंस्पेक्टर के इशारे पर दाएं जाने मुड़ा था। सामने का मंजर देखकर महत के भागते कदम एकदम से थमे थे। वो लहूरंग आंखों से देखता पत्थरा सा गया था। इसने सुरख निगाहें खाबर पर डाली, जो दीवार के साथ लगा खड़ा सर झुकाए फर्श पर न जाने क्या घूर रहा था। इसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, जबकि चेहरे पर छोटे छोटे जख्म थे। महत का दिल अनजाने खौफ से धड़का था। साथ ही बेंच पर जमीर खान अपनी टांग को थामे दर्द बर्दाश्त करता बैठा था। दोनों के चेहरे पर बला की परेशानी थी। महत ने धड़कते दिल से आगे की जानिब कदम बढ़ाए। इसे शम्स कहीं नहीं दिखा था। वो इस तराबी कैफियत में बालों में उंगलियां फंसा कर इनको पीछे की जानिब करता खाबर के सामने आन खड़ा हुआ। तब तक इसके पीछे सैफ भी पहुंच चुका था। शम्स खान कहाँ है? महत ने लहूरंग आंखें इस पर गाड़े तंदही से इस्तफसार किया। इसकी निगाहों से मुस्तरिब छलक रही थी, जबकि चेहरे पर सख्त जलाली तासरात मुज्तमा थे। जैसे उसे उसकी मंशा के मुताबिक जवाब ना मिला तो वह हर तरफ आग लगा देगा, तहस नहस कर देगा और शुरुआत खावर से करेगा। महत को गजबनाक तेवरों से खुद को घूरता पाकर खावर ने बेसाख्ता हलक तर किया। सर, वो कुछ भी ऐसा मत बोलना कि मैं तुम्हें शूट करने में सेकंड भी ना लगाऊं। इसके कुछ बताने से पहले महत ने इसे वार्न करना ज़रूरी समझा था। हीरो को तो बंदा कुछ उल्टी सीधी बात ही ना बताए भाई। हॉस्पिटल में हो तो डॉक्टर को ही धमका रहे होते हैं कि जल्दी से ठीक कर दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर के क्या मतलब, उसने तो अपनी कोशिश ही करनी होती है ना बस। गोया जो कुछ वो सैफ से सुन चुका था वो खावर से सुनने का मुमतना नहीं था। तब भी वो इसे बर्फीले लहजे में पहले ही बावर करा क्या। इसकी धमकी से खावर की सीटी गुम हुई थी। इसने एक नज़र पीछे खड़े सैफ को देखा, फिर दाएं जानिब ज़मीर को और फिर महत को, जो इसके यूं लबस्ता होने पर खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। गोया खावर में भी सैफ की रूह आन समाई थी। सर, वो शम्स सर। इस बिफरे शेर को देखकर खावर की जान निकली जा रही थी। जब इसने जुमला अधूरा छोड़ा कि मुबादा इसे ये बताया कि नहीं कि शम्स सर को गोली लगी है, और अगर बताया तो कहीं वो इसका गला ही ना दबा दे। इस कश्मकश में मुब्तला खावर ने बेचारगी से शक्ल बनाई। व्हाट द हेल, सैफ तुम्हारी रूह इसमें क्या कर रही है? महत ने इसे छोड़कर सैफ को घूरा कि कुछ इस अंदाज से पूछा कि ज़मीर खान ने बामुश्किल हंसी दबाई, जबकि वो दोनों हमनक बने एक दूसरे को देख रहे थे। सर, मेरी रूह मुझ में ही है, वो इसकी अपनी है। शाबाश, तालियां। सैफ ने जल्दी से सफाई में कहा, जबकि महत का गुस्सा आखिरी हद को छू रहा था। अगले 2 सेकंड में बगैर कि तुमने कुछ मुझे ना बताया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें बोलने से महरूम कर दूंगा। महत ने सख्त लहजे में धमकी दी कि खावर गड़बड़ा सा गया। शम्स सर वहाँ है, इसने इतनी तेज़ी से कहा कि मुबादा महत अपने किए पर अमल ना करता, जबकि महत इसे घूर कर सराहत से पलटा और लंबे लंबे ढक भरता झटके से दरवाज़ा खोले अंदर आया। सामने शम्स जिंदा सलामत अपने बाजू पर बैंडेज करवा रहा था। डॉक्टर और नर्स इसके सर पर खड़े से फिलफोर ट्रीटमेंट दे चुके थे और अब इसके जख्मों से कांच निकाल कर बैंडेज कर रहे थे। शम्स खान, इसको सही सलामत देख कर महत की जान में जान आई थी। तभी इसको पुकारा। इसकी आवाज़ पर शम्स ने झटके से सर उठाकर इसे देखा, जो कदरे बिखरी हालत में लहूरंग आंखों से इसे ही घूर रहा था। महत की संजीदा बार और पुकार पर डॉक्टर और नर्स इनकी जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। महत को यहाँ देखकर शम्स हैरत में डूबी आवाज़ में बोलकर बेड से उठ खड़ा हुआ। तभी महत मुस्कुराती नज़रों से इसकी जानिब बढ़ा और एकदम से इसके गले लग गया। शम्स, तुम जिंदा हो, तुम ठीक हो? महत इसको जोर से भींचे बोला। महत की सल्तफाती पर शम्स को तो जैसे शौक लगा था। लम्हे में इसे तदराक हुआ था जब भी महत की कैफियत समझते इसके गिर्द बाजू बांधे। मैं ठीक हूँ महत, शम्स ने इसको धीमे लहजे में जवाब दिया। बरसों बाद वो दोनों एक दूसरे से बगलकीर हुए थे। बरसों बाद के लम्हे, ये दोनों लम्हे के लिए ही सही सब भूल कर दोस्ती की पुरानी यादों को ताज़ा कर बैठे थे।
और इस कमज़ोर लम्हे ने इन्हें एहसास दिला दिया था कि इनकी दोस्ती अभी भी काफ़ी मजबूत है। वो चाहे लड़ें, एक दूसरे को मारें, पर किसी तीसरे की हिम्मत नहीं कि वो इनके बाजू पर वार करें। लाख इख्तलाफ सही, पर वो दोनों एक दूसरे को नुकसान में नहीं देख सकते थे। जिस तरह शम्स के बारे में इत्तला मिलने पर महद पागल हो चुका था, इस बात का वाज़ह सबूत था कि इनकी नाराज़गियाँ वक्ती हैं। जब भी महद ने अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ तो झटके से इससे दूर हुआ। इसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले वाली नरमी की जगह अब संजीदा तासरात छा गए थे। इसको यूँ देख कर शम्स सर झटक कर अपनी जगह पर जा बैठा। इसके बाजू और टांग में शदीद दर्द हो रहा था। दर्द बर्दाश्त करने की तकदीर में इसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। कौन थे वो लोग? महद शम्स पर नजरें जमाए बर्फीले लहजे में बोला, हारने वाले। शम्स इसकी जानिब देख कर बोला, तो पुलिस वहाँ क्या कर रही थी? महद ने उखड़ लहजे में पूछा। मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता था। शम्स ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। अब कौन सा नहीं हुआ खून खराबा? महद इसके खून के धब्बे लगे कपड़ों को देख बोला, जबकि शम्स ने इसे घूरा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? शम्स बेड पर लेटता बोला, तुम्हें लेने। वहाँ दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट में डाले आराम से बोला, हरगिज़ नहीं, वापस जाओ तुम। शम्स ने अपना दूसरा बाजू सिर के नीचे रखते आरामदा हालत में बोला, डॉक्टर, क्या मैं शम्स खान को घर लेकर जा सकता हूँ? महद शम्स की बात पर कान धरे बगैर डॉक्टर से मुखातिब हुआ, जो अब शम्स को ट्रीटमेंट देकर कमरे से बाहर जा रहे थे। यस सर, इनको काफ़ी गहरे ज़ख़म आए हैं, इनका बहुत ख्याल रखना है, जल्दी इनके ज़ख़म भर जाएंगे। डॉक्टर मुस्कुरा कर कहता बाहर निकल गया। इसके पीछे नर्स भी कमरे से बाहर चली गई। इनके जाते ही बाहर खड़े वो तीनों कमरे में आए। मैं अपने घर जाऊंगा, शम्स चबा कर बोला, और महद के पीछे खड़े खावर और ज़मीर और सैफ को देखा। मेरे साथ जा रहे हो तुम? महद ने असली अंदाज अपनाया, जबकि वो तीनों जो शम्स की तबीयत के बारे पूछने आए थे, अंदर सर्द जंग देख कर लबस्ता से हो के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना था घर जाओ, रेस्ट करो। शम्स ने ज़मीर खान को देख गुस्से से इस्तफसार किया। सर, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता था। ज़मीर खान ने जवाब पेश किया, कंडीशन देखो अपनी, सही से खड़े नहीं हो पा रहे। शम्स ने डिपटा। ज़मीर खान खामोशी से सर झुका गया। शम्स के साथ गाड़ी में खावर और ज़मीर थे। जिस वक्त इन पर हमला हुआ तब गाड़ी में चुके थे। गोलियों से तो वो बच निकले थे कि कांच के टुकड़ों ने इन्हें बुरी तरह जख्मी कर डाला था। वहीं एक गोली शम्स के बाजू को छू कर निकली थी। खावर और ज़मीर ने अपनी गन निकाल के इन पर निशाना लेना चाहा कि शम्स ने इनको मना कर दिया था, जब तक कि कुछ आदमी पुलिस के नरगे में आ गए थे और कुछ फरार हो गए थे। चलो, अमजद ने बेजार होते, आई थिंक महद ने बेजार होते शम्स से दो टोक कहा था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। शम्स इसकी हरदर्मी पर तप उठा कर, तुम मेरे साथ ना गए तो अपनी शादी को भूल जाओ। वो थ्रेट मैन साबित हुआ था। धमकी दे रहे हो? शम्स ने दांत पीछे नहीं आने वाले हालात से आगाह कर रहा हूँ। महद ने लबों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट सचाई। शादी तो मेरी तुम्हारी बहन से ही होगी और तुम खुद इसका हाथ मेरे हाथ में दोगे। शम्स इसको देख ठंडे मिजाज में बोला, इस वक्त जब तुम मेरे साथ जाओगे। महद ने मजीद सुलगाया, जबकि शम्स जब्त करता रह गया। खावर, ज़मीर, चलो, छोटी हवेली जा रहे हैं हम। शम्स अपनी जगह से उठा और महद को एक नज़र देख इनसे कहा, अगर नहीं चाहते कि मैं इन दोनों की टांगों को निशाना बनाऊं तो चुपचाप चलो मेरे साथ। महद हाड़ और घन निकाल कर खावर की जानिब रुख किया। शम्स मुठियाँ बीच कर रह गया। खावर, तुम ज़मीर को लेकर घर जाओ। शम्स ने ज़बत से कहते महद के लहू रंग आंखों में देखा, जिसका जलालीपन से कुछ भी बैद की जा सकती थी। तभी महद ने आगे बढ़कर शम्स को सहारा दिया और कमरे से बाहर कदम बढ़ाए, जबकि वो तीनों हैरत में डूबे इन दोनों शेरों को देख रहे थे। तुम लोगों का आपस में करीबी नाता है। महद ने इनके करीब से गुजरते खावर और सैफ से कहा कि जिस तरह वो दोनों बात करते थे, महद को तो यही लगा जी सर हम दोनों भाई हैं। खावर ने जल्दी से बताया, क्या? वो दोनों एक ज़बान बोले। जी सर, खावर और मैं भाई हैं। सैफ ने भी तायीद की, जबकि शम्स और महद काफ़ी हैरान थे। इन्हें बिल्कुल भी इनके मुतल्लिक पता नहीं था और ना कभी इन्हें दिलचस्पी थी, पर अब जानकर वो दोनों हैरान हुए थे। और तुम? महद ने ज़मीर खान से कहा, सर मैं बीच की बिल्ली। ज़मीर खान ने बिल्ली इसलिए कहा कि वही महद के मुतल्लिक हर खबर शम्स को देता था। पता नहीं बली लिखा है या बिल्ली, क्योंकि एक वर्ड पहले भी था ऐसे। और दूसरा वो खावर और सैफ का कज़न था। क्या मतलब मैं इनका कज़न हूँ? ज़मीन ने जल्दी से तस्दीक की, जबकि शम्स, खावर और सैफ ने मुस्कुराहट दबाई। जब तक एसपी भी कमरे में आ गया था। शम्स खान, बाहर मीडिया और अवाम आपके बारे में जानने को मुंतज़िर, तो आप इनको अपनी तबीयत के बारे में आगाह करते, बाकी सब हम संभाल लेंगे। एसपी ने इन्हें बाहर के हालात के बारे में आगाह किया था कि वह सब कमरे से बाहर निकले। हाय अल्लाह, महद, शम्स, क्या हुआ आप दोनों को? खानम भी तो दरवाजे की सिमत चेहरा किए लाउंज में बैठी थी, आने वाले मेहमानों के साथ गपशप बिगाड़ ही थी कि शम्स को महद के सहारे आता देख और इनके कपड़ों पर लगे खून को देख वो होल उठी। इनकी आवाज़ पर हवेली में तमाम मेहमानों और बड़ी हवेली के मकीनों ने इस जानिब देखा तो सब परेशान हो उठे। रात होने में कुछ ही देर बाकी थी और बड़ी हवेली में रफ्ता रफ्ता मेहमान आना शुरू हो गए थे। कुछ बाहर लॉन में थे तो कुछ बड़ी औरतें खानम भी और बीजान के हमरा होली थी, जबकि लड़कियां सारी अपने कमरों में घुसी तैयार हो रही थी और लड़के सारे डेरे पर चले गए थे।
और बाकी मर्द हजरात मैदान खाने में बैठक लगाए बैठे थे। औरतों की जानिब सवाए घर के अफराद के किसी को भी आने की इजाज़त ना थी, इसलिए तमाम लड़का पार्टी डेरे पर जमा थे, जहां उन्होंने पश्तो सिंगर्स को बुलवाया हुआ था और साथ ही इनके लड़कों का स्पेशल डांस ग्रुप भी था। लड़कों का डांस कौन सा होता है? ऐसे तालियां मारते रहते हैं, मतलब लाइक कुछ लड़के डांस करते हैं और कुछ ऐसे अक्सर ऐसे ही होते हैं। मुझे अच्छे से याद है, एक मरतबा ना मैं कज़न था, वो छोटा सा है, उससे डांस किया था। उसके डांस से मुझे अंदाज़ा हुआ कि लड़कों का कौन सा डांस होता है भाई। जबकि इन सबसे दो शख्सियत मुकम्मल बेनियाज थी, जिन्हें इस तरह की पार्टी और फंक्शन से कोई तल्लुक ना था। जबकि इनकी पल पल की खबर महाद तक पहुंच रही थी और महाद ने बदर को कॉल करके आगाह कर दिया था कि इसकी नज़र इन पर जमी है तो भूल कर भी अल्कोहल के मशरूबात का इस्तेमाल ना करें और शराफत के मुजाहरे में रहकर पार्टी इंजॉय करें करके 10 बजे हवेली में मौजूद हों। इसकी धमकी पर सब लड़कों का मुँह बन गया था, पर महाद अरसलान खान की बात भी मानना ज़रूरी थी। जब भी सर झटक कर वो अपने फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला कर रहे थे। शम्स मेरी जान, क्या हुआ आपको? भी जान देखते ही इसकी जानिब लपकी, जबकि फातिमा बेगम, इरम बेगम, शाइस्ता खानम भी परेशानी के आलम में इन दोनों की जानिब बढ़ी। जबकि शम्स लब बीच कर रह गया, कुछ नहीं हुआ, पर सब परेशान मत हो, शम्स गंभीर आवाज़ में बोला। जबकि खानम भी और बीजान तो बाकायदा शम्स की हालत पर रोने लगी थी। ब्यूटीफुल लेडीज़, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मत रोएं आप। शम्स खानम भी और बीजान को अपने दाएं बाएं बाजू के हल्के में लेने तसल्ली दे रहा था। महद बेटा आप ही बताएं कुछ। शाइस्ता ने महद से इस्तफसार किया। परेशान नहीं हूँ आप, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, महद ने रसानियत से कहकर टाल दिया। जबकि सोफे पर बैठी सादिया इन सबसे बेनियाज थी, जैसे इससे कोई परवाह ही ना हो, बल्कि दिल ही दिल में वो खुश हो रही थी। बाकी की तफ्तीश आप सब कमरे में चलकर कर लें, शम्स खान को आराम की ज़रूरत है। महद इन सब के आंसू से जिद चाहता बोला और शम्स को लेकर कमरे की जानिब बढ़ा। लाला, शम्स लाला, क्या हुआ आपको? ठा की आवाज़ से दरवाज़ा खोलती सजी संवरी से अनफाल सबको नज़रअंदाज किए इसकी जानिब बढ़ी, जो बेड से टेक लगाए बैठा सबको मुतमईन कर रहा था। जबकि महद सिंगल सोफे पर बरजमान बज़ाहर फ़ोन खंगालता पर तवज्जा इन सब की जानिब मरकूज़ किए हुए था कि अनफाल के आवाज़ पर दरवाजे की सिमत देखा। कबायली इलाके का रवायती ड्रेस जेबेतन किए वो हल्के मेकअप में वो मासूम सी इंतहा की प्यारी लग रही थी। पठानी रवायती ड्रेस में वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि महद की नज़रें इसके मलीह चेहरे पर जमी थी, जो भागती हुई शम्स के सीने से लिपट कर रो रही थी। बेटा मैं ठीक हूँ, डोंट क्राई। शम्स इसके सर पर थपकी देता मोहब्बत से बोला। नहीं आप किधर ठीक है, देखे कितनी चोटें आई हैं आपको, अनफाल सूसू करती बोली। जबकि महद दिलचस्पी से अनफाल को देख रहा था। इसके पीछे फलक सरीन भी आ गई थी। वो पिंक और ग्रीन फ्रॉक जेबतन किए हल्के मेकअप में फूलों के जेवर पहने माथा पट्टी लगाए नज़र लग जाने के हद तक प्यारी लग रही थी। आज चूँकि इनका संगीत था तो वो इस हिसाब से ही तैयार हुई थी। नहीं ये मामूली चोटें हैं, शम्स ने इसे बहलाया और जरीन फलक की जानिब मुतवज्जा हुआ। अब कैसी तबीयत है आपकी लाले? बेहतर, शम्स मुस्कुरा कर कहता, जबकि नज़रें किसी के इंतज़ार में थी। वह सब ख़वातीन शम्स के कमरे में बैठी इस हादसे के मतलब इस्तफसार कर रही थी। जब महद अपनी जगह से उठा और एक गहरी नज़र अनफाल पर डालकर बाहर निकल गया। अनफाल जाओ महद को कपड़े निकाल कर दो, देखो इसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। महद को जाता देकर शाइस्ता ने अनफाल को एहसास दिलाया कि अब थोड़ी तवज्जो शोहर पर भी दे ले। मोरे वो कोई छोटे बच्चे हैं? अनफाल ने मुस्कुराहट दबाई। बच्चा नहीं है, पर तुम्हें चाहिए शोहर की हर चीज़ ज़रूरत का ख्याल रखो। खानबी ने इसे घूरा, गोया वो वाकई पर पोता चाहती थी। खानबी की झड़क पर अनफाल ने मुंह बनाया, जबकि जरीन फलक और निमरा ने मायनी खेज नजरों से इसे देखा था। अनफाल इन तीनों को खतरनाक घूरियों से नवाजती वहाँ से उठ गई। चलो तुम लोग भी चलो, अब मेरे बच्चे को आराम करने दो। इन सब की गुफ्तगू से बेनियाज शम्स अपनी सास से बातें कर रहा था कि खानबी की आवाज़ पर सब सर हिलाती बाहर की जानिब बढ़ गई। हद महद को अपने पास से इग्नोर करता गुजरता देखकर रुमाना ने पुकारा, मेरे सामने मत आया करो तुम। महद ने इसे सख्त नज़रों से घूरते अपने पोर्शन की जानिब बढ़ गया। इससे चंद कदम की दूरी पर अनफाल ने महद के लफ्ज़ सुन लिए थे। अहानत और गुस्से से रुमाना सुरख पड़ गई थी। इस खूंखार नज़रों से अनफाल को घूरा। वो अनफाल से पहले से भी ज़्यादा नफरत करने लग गई थी। इसकी वजह से इसका महद दूर हुआ था, ये सोचकर रुमाना ने लब भींचे। अनफाल इसको एक नज़र देखकर पास से गुजरने ही लगी थी कि रुमाना ने इसके सामने नामहसूस अंदाज में पाँव किया। अनफाल ऊंधे मुंह फर्श पर जा गिरी। साथ ही तकलीफ से इसके मुंह से चीख निकली थी कि महद ने भी डोर नो पर हाथ रखा ही था कि अनफाल की चीख सुनाई दी और वो बिजली की तेजी से इन्हीं कदमों पर पलटता लंबे लंबे ऊपर इसी जानिब बढ़ा।
अनफाल ऊंधे मुंह फर्श पर जा गिरी। साथ ही तकलीफ से इसके मुंह से चीख निकली थी। महाद जिसने भी दोनों पर हाथ रखा ही था कि अनफाल की चीख सुनाई दी और वह बिजली की तेजी से इन कदमों पर पलटता, लंबे लंबे डंग भरता इसी जानिब बढ़ा। ये क्या बदतमीजी है? अनफाल फर्श पर पड़ी पाँव पकड़कर तकलीफ बर्दाश्त करती जबत से बोली, तुम इसी लायक हो अनफाल बीबी? रुमाना जो महाद के रवैये से बिफरी खड़ी थी, अनफाल को देखकर आग बबूला होती, शदीद जलन और हसरत से दो चार होती, अनफाल को नीचा दिखाने की खातिर इसे फर्श पर गिरा चुकी थी। और अब अनफाल के यूं गुस्से से पूछने पर वो इसको अपने कदमों की जानिब इशारा करती जहरीली मुस्कुराहट लबों पर जमाए बोली थी, मैंने क्या किया है? अनफाल आंसू रोके इसे ही देख रही थी, जो इस वक्त कोई पागल लग रही थी। जिंदगी छीन के कह रही हो क्या किया है? रुमाना शिद्दत से चलाई थी कि अनफाल को एकदम इससे खौफ आने लगा था। तुम्हें तो मैं मार डालूंगी। महाद मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं। वह इसकी खूबसूरत चेहरे को नफरत से देखती फंकारी थी। अनफाल दमसादे इसका पागलपन देख सांस तक रोकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बीवी को गिराने की? एकदम महाद की धाड़ गूंजी थी कि दोनों ने बैक वक्त इसकी हिम्मत देखा। महाद की शोला बरसाती निगाहें वह रुमाना पर जमी थी। वह अनफाल को फर्श पर बैठे पाँव पकड़े देख रुमाना की आखिरी बात सुनकर तेज तेज कदमों से अनफाल की जाने बढ़ा। तुम्हारी बीवी खुद गिरी है, मैंने नहीं गिराया। इसने हलक कर करते हिम्मत मजतमा करते धड़ल्ले से झूठ बोला था, जबकि अनफाल ने मोटी मोटी क्रिस्टल लेंस आंखों में आंसू लिए दुख से महाद को देखा था, जो खूंखार नजरों से रुमाना को देख रहा था। गोया इस गुस्ताखी पर इसे मार डालेगा। निकलो मेरे घर से अभी के अभी। महाद ने इस उंगली से निकल जाने का इशारा करते बर्फीले लहजे में कहा। इसका फिरोक चेहरा परेशानी पर बेशुमार बल इसके शदीद गुस्से में होने की निशानदाही कर रहे थे, जबकि इसके यूं कहने पर रुमाना मजीद शर्मिंदा और खुफ़त से सड़क पड़ी थी। वो दांतों पर सख्ती से दांत जमाए महाद को देख रही थी। सुना नहीं तुमने? आउट। अब की बार महाद का जबत का पैमाना छलक पड़ा था कि वह सारे लिहाज बिलाए ताक रखकर पूरी शिद्दत से धाड़ा था कि इसकी धाड़ पर अनफाल डर से हल्की सी चीखी अपनी जगह से उछली थी, जबकि रुमाना का भी यही हाल था। हवेली में मध्यम आवाज में चलते पश्तो सॉन्ग ने इसकी धाड़ को खुद में जज़ब कर लिया था कि वो करीबन ही सुनाई दे सकी थी, जिसने रुमाना के साथ अनफाल के भी ओसान खता घटा ले थे। वो दोनों खौफजदा नजरों से महाद को देख रही थी। अनफाल के यूं डरने पर महाद ने इसे देखा, जो अभी तक किसी पोजीशन में बैठी थी। तभी वो सरहद से 4 कदमों का फासला तय करता इतनी तेजी से अनफाल को बाहों में उठा चुका था कि रुमाना जो महाद को बेयकीनी से देख रही थी इस अमल पर खोल उठी थी, जबकि इस अचानक हुई आफताब पर अनफाल ने हड़बड़ा कर हरासा नज़रों से महाद को देखा था। महाद इस तरह रुमाना पर क्यों चला रहे हो? इससे पहले कि महाद मजीद इसकी इज्जत अफजाई करता कि सादिया नागवार नज़रों से अनफाल को इसकी बाहों में देख सहरखुंद लहजे में बोली, फुफ्फो संभाले अपनी बेटी को। महाद वार्निंग के से अंदाज में बोला, और तुम मिस रुमाना अगर जान प्यारी है तो मेरी बीवी से 100 फीट की दूरी पर रहना। बता नफर से बोलता मुड़ा। इसके यूँ कहने पर सादी और रुमाना को अनफाल से शदीद जलन महसूस हुई थी। भूल गए कि नफरत करते थे तुम इससे, और अब इस नाजायज़। सादिया गुस्से से चीखती बोली, बस। सादिया की बात पूरी होने से पहले ही महाद इनकी तरफ रुख किए लहजे में चट्टानों की सी सख्ती समोए सख्त आवाज़ में गिर चुका था। इसकी कनपट्टी की रगें उभर हुई आई थी। इसको सादिया की बात इंतहा की नागवार गुजरी थी। महाद सारे लिहाज पर से पुष्ट रख कर अनफाल की ढाल बना इनको जलाकर खाकस्तर कर गया था। सादिया महाद के इस रवैये पर वो जहर उगल रही थी कि महाद की गुराहट से वो आवाज़ पाख्ता सी हो गई, जबकि महाद की बाहों में अनफाल ने इसी से डर कर जोर से आंखें मीच कर उसकी गर्दन में चेहरा छुपाया। इसकी हरकत पर महाद के तने हिसाब कुछ ढीले पड़े थे और वजूद में दौड़ते खून के उबाल में कुछ एकदम ठंडक सी उतरी थी। इसकी नरम गर्म सांसें और पुरहिद्दत मीठा सा लिमस महसूस करके महाद ने बेख्तियार गहरा सांस भर के खुद से लिपटी अनफाल को देखा था। दम्बा खुद इसके लब हल्की सी मुस्कुराहट में डले थे, जबकि ये मंजर रुमाना का रहा सा खून भी जला गया था। तभी महाद ने नामहसूस अंदाज में इसके बालों को लबों से छुआ, शर्रबार निगाहों से इनको देखा। मेरा ज़बत मत आज़माएं आप, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आपसे क्या रिश्ता है। यही नसीहत आपकी बेटी के लिए भी है। उम्मीद है आप दोनों समझ जाएंगे। वह बावर करवाता बोला। इसके लहजे से छलकती हज़म पर सादिया फिलफोल बस्ता हुई थी कि वह एक नज़र इन दोनों पर डालकर अनफाल को यूं ही उठाए अपने कमरे की जानिब बढ़ा। पीछे खड़ी वो दोनों इसको देखती पीछे था आप कहा कर रह के, बहुत जल्द तुम्हारी इस बीवी की जगह मैं हूँगी। महत वज़ेर लब बड़बड़ाई थी और खुद पर जमी अपनी मोरे की सवालिया नज़रों को इग्नोर करती वहाँ से बहाती तेजी से सीने उतर गई। महत को पाने की ख्वाहिश में वो अपनी इज्जत नफस बुरी तरह मजरूह कर चुकी थी, पर इसे कोई पछतावा ना था। वो महत के पीछे जुनूनी हो चुकी थी और महत इसकी मोहब्बत से ज़्यादा जिद बन चुका था, जिसे हर वक्त हर कीमत पर चाहती थी, चाहे इसे अनफाल को रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े। वो किसी भी हद तक जा सकती थी और अब इस पर अमल पैरा होने का सोच चुकी थी। वैसे तो बड़ी ज़बान चलती है तुम्हारी, तो इसको जवाब क्यों नहीं दिया?
अब महद की तोपों का रुख इसकी जानिब था। कमरे में आते ही महद ने इसे बेड पर पटकने के अंदाज में बिठाया और इसके चेहरे पर आंसू देखकर कदर सख्त मिजाज में इस्तफसार किया। मुझे इससे डर लग रहा था। अनफाल ने नजरें झुकाए बिला तरद्दुद की दिल की बात बताई और निगाहें अपने सूजन सदा पैर पर जमाई। इस वक्त वो मासूम सी सहमी हुई इन्नी की मानिंद लग रही थी। पाँव में उठती ठेसों पर इसके चेहरे पर तकलीफ के सार नमूदार हुए थे। जबकि डरना तुम्हें मुझसे चाहिए, इधर तुम्हारी जुबान की ब्रेकें फेल हो जाती हैं। इसके सहमे रूप को देखकर महद झुंझुना उठा था। अनफाल ने खुफकी से महद को देखा। आंसू लड़क कर इसकी गोद में मोतियों की मानिंद गिरे थे। महद ने लबीज कर इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो उसके पाँव के टखने पर सुर्खी समेत इसे सूजन नजर आई। ये देखकर इसे नए सिरे से गुस्सा अदब आया था। तुम रमाना के पास क्या कर रही थी? महद ने कड़े तेवरों से इस्तफसार किया। मैं बस वहाँ से गुजर रही थी। इसके यूँ कहने पर अनफाल तड़क कर बोली, तुम्हें तो क्या जरूरत थी? तुम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती? महद नूज़ असली अंदाज अपनाए सवार करता है इसके बराबर बेड पर बैठता, इसके पाँव से एहतियात से हील उतार कर अपनी गोद में रखता जायजा ले रहा था। सफ़ेद नाजुक पैर पर सुर्खी गुली थी। महद के हाथों का लिमस महसूस करके अनफाल ने धड़कते दिल से अपना पैर छुड़वाना चाहा, पर महद की घूरियों ने इसकी मज़ाहमत को ब्रेक लगाई। खानम भी और मोरे ने भेजा था कि आपको ड्रेस निकाल दूं। अनफाल आंसू बहाने के मबीन बोली, जबकि इसके कहने पर महद ने सर झटका। वो इसके पाँव को हल्का सा दाएं बाएं हिलाता जायजा ले रहा था कि अनफाल की कराह निकली, जिसे वो लब कुचलती रोकने की कोशिश की। पहले कौन सा तुम मेरे काम करती हो जो फमाबदार बीवी का तमगा अपने नाम करने चली थी? महद इसके कराहने पर अपनी गहरी निगाहें इसकी निगाहों में डाले बोला, जब से शादी हुई है मैं ही आपके काम कर रही हूँ जो आप मुझसे ज़बरदस्ती करवाते हैं। अनफाल आंखें छोटी किए से घूर कर बावर करवाती बोली, जबकि महद ने ध्यान के घोड़े दौड़ाए। जब भी वो इसके किए सारे काम याद आते कि इसने सिर्फ एक बार इसे नाश्ता बनाने और एक बार अपना ड्रेस निकालने को कहा था। महद ने पेशानी पर बल डाले से देखा जो इसे ही देख रही थी। मसलन काम गिनवाओ अपने, वो संजीदगी से बोला, जबकि अनफाल को लगा जैसे महद ने खुल्ला तंज किया हो। जब भी वो बुलबुला सी उठी थी कि इस प्रकार ही वार हुआ था जिसका जवाब देना फर्ज था। मैंने आपके लिए फिरनी बनाई थी, फिर एक बार आपको ड्रेस भी निकाल कर दिया और सब बड़ा काम के रोज़ में एक कमरा साफ़ करती क्योंकि आपको मुलाजमों का काम वो तेज़ बोलती अहम काम गनवा रही थी जो महद की यादाश्त में भी हिफ्ज़ थे। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती एकदम इसकी बुलंद आवाज़ में चीख निकली थी और इसके साथ इसके पाँव में उठता दर्द एकदम यकयक ख़त्म होता महसूस हुआ था। महद इसे बातों में उलझाए इसका इलाज कर चुका था कि पाँव में आई मोच को झटका देकर वो इसका दर्द किसी हद तक कम करने में कामयाब रह रहा था। मेरा पैर, वो दाएं बाएं पाँव मोड़ती महद को देख बोली जो खुशमगी नज़रों से इसे ही देख रहा था। तुम्हारा पाँव ठीक है, अब मेरा काम करो। बस संजीदगी से कहता अपनी जगह से उठा। कैसा काम? अनफाल ने इस्तफसार किया। जिन कामों के लिए खाना भी ने भेजा है। वो शर्ट के बटन खोलता बोला कि इसको शर्ट खोलते देखकर अनफाल की आंखें फैल गई। खाना भी ने आपको कपड़े निकाल कर देने का कहा है। अनफाल सुरख पड़ती अपनी बात पर जोर देती बोली, तो उठो और ड्रेस निकाल कर दो मुझे। महद के हाथ आखिरी बटन खोलने में मसरूफ थे जबकि निगाहें इस पर जमी थी। बस के यखलक सुरख पड़ते चेहरे को देखकर निचले लब का किनारा दांतों तले दबाया और इसके जहन में पनपते ख्यालात से बाखूबी आगाह हुआ था। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि खानबी की ख्वाहिश पूरी की जाए। इसको खामोश देख कर महद लब दबाए भरपूर संजीदगी से बोलकर अनफाल के छक्के छुड़ा गया था। वो आंखें फाड़े मुँह खोले इसे ही देख रही थी जब शर्टलेस जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले शरीर नजरों से इसे ही देख रहा था। क्या इसे महद से ढेरों शर्म आ रही थी। नजरें इसके चौड़े मजबूत सीने से टकरा कर वापस पलट आई थी जबकि दिल गोया कानों में धड़कता महसूस हुआ था। मुझसे अब और इंतज़ार करना मुश्किल है। वो अपनी सहाराना आंखें इसकी आंखों में गाड़े बोला जबकि अनफाल को लगा वो भी बेहोश हो जाएगी। इसकी हाथों की हथेलियां पसीने से नम हो गई थी और दिल सुकड़ कर फैलता स्पीड पकड़ चुका था। मैं वो हवास बाख्ता सी बेरबत अल्फाज बोली, क्या तुम तैयार हो? महद इसको देख फिर से शरारत पर माता हुआ। नहीं प्लीज़, मेरे पाँव में दर्द है, बहुत शदीद किस्म का, मैं बेहोश हो जाऊंगी। अपने दिल की बिगड़ती हालत और महद की बातों पर वो आंखों में आंसू भरे रूहान सी आवाज़ में बोली। महद ने बगौर से देखा जो वाकई बेहोश होने के दर पर थी। इसकी रंगत जर्द पड़ चुकी थी जबकि माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। मेरे सामने बहाने नहीं चलेंगे। अब जिस काम के लिए आई हो वो किए बगैर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। महद इसकी जानिब बढ़ता इसे फिर से नज़रों में भर चुका था जबकि अनफाल की बोलती एकदम बंद हुई थी और आंखों में जमा आंसू रुखसारों पर लुढ़काए थे। प्लीज़ नहीं महद, वो अटकती सांसों के मबैन बस इतना ही बोल पाई थी। महद के बोले जुमलों में मानी खेजी पर वह तड़प उठी थी जब भी बगैर सोचे समझे बात को कोई और रुख देकर वो किस्मत आई थी। इसको यूं भीगी बिल्ली बने देखकर महद को कहका ज़ब्त करना मुश्किल लग रहा था और वह वाफरतगी निगाहों से इसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। निगाहें इसके चेहरे पर ही जमी हुई थी। इसे यकदम हलक में कांटे चुभते महसूस हुए थे जबकि बाहों में भरा इसका नाजुक वजूद इसे बहका रहा था। महद इससे पहले कि वो अपनी ख्वाहिश पर अमल करता अनफाल की दुख से चूर आवाज़
ने इसका खुमार भग से उड़ा दिया था। किसने अनफाल के चेहरे पर गहरी सांस छोड़ी। इसकी गर्म सांसों के थपेड़ों ने अनफाल को आंखें मूंदने पर मजबूर कर दिया था। ड्रेस तो मुझे तुम ही निकाल कर दोगी, चाहे जितना मर्जी बहाने बना लो। महद इसके चेहरे को वहलाना नजरों से देखकर बोला। इसकी हालत पर लोगों पर खूबसूरत मुस्कुराहट रक्षा हुई थी। ड्रेस? अनफाल ने हैरानगी से कहकर से कहा। आई थिंक 3 बार पलकें झपकाई। पलकों को ऐसे चिनबिश देने पर वो महद की इंतहा की प्यारी लगी कि बिना देर किए उसकी कनी पलकों को लबों से छूकर इन्हें अपने लिमिट से आशना करवा गया। मेरा ड्रेस। महद अपनी सरकश जज्बों की तनाबें खींचता कदरे सुकून से बोला और कदम वार्डरोब की जाने बढ़ाया। जज्बों आएगा सॉरी। जबकि अनफाल हमनक बनी इसे देख रही थी तो गोया वो इतनी देर से ड्रेस की बात कर रहा था। मतलब खानम बी की ख्वाहिश ये थी और वो क्या से क्या समझती खुफत से लाल पीली हुई जा रही थी। आप ड्रेस की बात कर रहे थे। इसने एक बार और यकीन करना चाहा। तुम्हें क्या लगा? महद इसे वार्डरोब के करीब खड़ा करता बोला। नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो इसके सवाल से गड़बड़ा कर बिला वजह बाल कान के पीछे रेसते बोली। महद को आज वैसे पजल होती बहुत ही प्यारी लग रही थी। जब इसके इंतहा करीब होता है, हाथ वार्डरोब के दरवाजे पर टिकाए, चेहरा इसके करीब करते इसको नज़दीक से देखता आंखों को राहत पहुंचा रहा था। जबकि दिल की दुनिया में भौचाल बरपा था, पर बाहर से वो ठहरे हुए समुंदर के मानिंद पुरसुकून दिख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में अपना अक्स देख रहे थे। अनफाल के दिल में गुदगुदी सी हुई थी कि अनजाना एहसास इसे अपनी लपेट में ले चुका था कि वो एकटुक महद की आंखों में देख रही थी, जबकि दिल की धड़कनों का रक्स हनूज जारी था। वो बात की तह तक पहुंचता पुरसुकून अंदाज में गंभीरता लहजे में बोला कि इसका गाल थपथपाते दूर हुआ, जबकि इसकी हुमायूनी खेत से कहने पर अनफाल के वजूद में सर्द लहर सराहियत कर गई थी और झटके से वार्डरोब की जानिब मुड़कर इसकी जानिब पुश्त कर गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनफाल जल्दी नीचे आओ, सब मेहमान तुम्हारा पूछ रहे हैं। निम्रा की आवाज़ सुनाई थी जो कि काफ़ी झुंझलाई हुई सी लग रही थी। निम्रा की आवाज़ पर इसने चौंक कर महद को देखा। डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास पावरफुल हथियार है। अगर किसी किस्म की जंग का खतरा हो तो इसे बरोए कार लाना। महद इसके हाथ से ड्रेस लेकर भरपूर संजीदगी अपनाए आंखों से इसकी ज़बान की जानिब इशारा करते बोला। अनफाल को अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि गोया वो तंज कर गया था या बचाव का तरीका बता कर गया था। जो भी था, अनफाल तो इसके यूँ कहने पर सुलग उठी थी। आप खुद को समझते क्या हैं आखिर? अनफाल शदीद बरहमी से चलाकर बोल रही थी कि महद ने एकदम इसके लबों पर हाथ जमाए इसकी आवाज़ को हलक में दबाया। बस यही गोलियां रुमाना पर बरसानी है। वो इसकी फैली आंखों में देखकर इत्मीनान से बोलता अनफाल को मजीद सुलगा गया था कि वो वाकई गुस्से से सुर्ख पड़ती इसके हसार में चिटपटाई थी। अब निकल भी आओ बाहर, ऐसा कौन सा काम है जो तुम जवाब देने से कासिर हो? निम्रा जिद छोती बोली। निम्रा के यूं दरवाज़ा पीटने पर महद के चेहरे पर नागवार तासर छा गए थे। जाओ वरना तुम्हारी दोस्त दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगी। महद इसकी पेशानी को लबों से छूता दूर हुआ। आपने ये बात कैसे की कि मैं ज़्यादा ज़बान वाइट लिली? इससे पहले मेरा ईमान ख़राब हो, फ़ौरन से जाओ। इसके लबों को अंगूठे से मसलता गंभीर जज्बात से चोर आवाज़ में बोला कि अनफाल को लड़ने पर मजबूर कर गया था। अनफाल ने लब पीछे इसकी आंखों में देखा जिनमें छलकते तकाज़ों को ताब न लाते वो बिना किसी देर के फ़ौरन से ड्रेसिंग रूम से निकली और दरवाजे की हिम्मत भड़की। महद की बातों पर इसकी शिद्दत भरी लिमिट्स पर दिल पर हाथ रखती जलती करती बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई थी। अनफाल के आते ही सब लड़कियों ने हल्ला गुल्ला किया था, जिसमें अनफाल और निम्रा पेश थी, जबकि फलक और जरीन भी इनके साथ डांस करने के लिए मचल रही थी। इससे पहले कि वो उठकर पश्तो सॉन्ग पर अपनी शादी की खुशी मनाती, फातिमा बेगम ने आंखें दिखाकर बाज रहने का कहा। बेचारे लॉन में बहुत खूबसूरती से स्टेज सजाया गया था जिस पर ढोलने बैठी थी, जबकि इनके दाएं तरफ एक और ऊंचा स्टेज बनाया गया था जिस पर लड़कियां बैठी ढोलक पीट रही थी, जबकि सामने कुर्सियों पर औरतें बराजमान थी जो हंसती मुस्कुराती इनके गाने को सुनती इंजॉय कर रही थी। फलक, हम डांस कर सकती हैं क्योंकि हमारी बहन की शादी है। जरीन ने रुशाने का हवाला दिया। हाना और शम्स लाले की शादी की खुशी में हम भी इनके साथ ढोलक पीट सकती हैं, फलक ने भी होनी भरते कहा। खामोशी से बैठी रहो, इससे पहले खानम भी तुम लोगों को पीट दे, ये ख्याल दिल से निकाल दो। रुशान ने इनको सुनकर हंसी जबत करती मौजूद हालात से आगाह कर गए थे। क्यों हमारे साथ जुल्म हो रहा है? मतलब हम अपनी शादी की खुशी नहीं मना सकती तो तुम्हारी शादी की तो मना सकती है ना? दुल्हन ने नाच गाना नहीं करती। रुशान ने इनको उठने की पर तोलते देख मसनूई गुस्से से कहा था। ये भी ज्यादती है भाई, हम ना महद भाई की शादी सही से एंजॉय कर सके और ना अपनी। फलक ने मस्कीन सूरत बनाई कि वो बैठी बैठी थक गई थी। मैं तो जा रही हूँ। जरीन झटके से उठी और तीन की जाने बढ़ गई, जबकि रुशान और फलक हमनक बनी इसे देख रही थी जो अनफाल और निम्रा के साथ हल्के हल्के स्टेप लेती सबको हैरान करके थी। जरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनफाल ने इसे बाजू से पकड़ कर रोका। इंजॉय, वो कहकर हाथ में जाती निम्रा की जाने बोली, जबकि खानम समेत सब घर की औरतें गुस्से से जरीन को घूर रही थी। सब तुम्हें घूर रही हैं। अनफाल ने इसे रोकना चाहा। मैं कोई अनोखा काम नहीं कर रही। फलक और रुशान की शादी की
खुशी में कर रही डांस। वो कहकर सब औरतों की जाने बढ़ी। हेलो लेडीज़, मुझे पता आप सब हैरान हैं मेरे यूं मैदान में कूदने पर वो क्या है ना, मेरे साथ फलक और शाने की भी शादी है, और चूंकि फलक की शादी मेरे भाई से है और शाने की शम्स लाले से, तो इसलिए मैं तो इंजॉय करूंगी। वो मुस्कुरा कर कहती खानबी को आंख विंक करती चढ़ा गई थी, जबकि खानबी ने गुस्से से फातिमा बेगम की जानिब देखा कि वह नजरें चुरा गई। जिस तरह बदर शरारती था, इसी तरह जरीन भी शरारती थी। दोनों की जोड़ी परफेक्ट मैच हुई थी। एक मिनट, तुम्हारी शादी भी तो मेरे भाई से है, फिर मैं भी तो इंजॉय कर सकती। फलक ने वहीं से आंख लगाई। आ जा। जरीन ने से हाथ से इशारा किया और वो चारों सबकी घूरियों को खातर मिलाए बगैर उर्दू और पश्तो गानों पर एंजॉय करती अपनी दुनिया में मगन हो गई थी। कहाँ है वो? महद ने रोबदार आवाज़ में इनसे पूछा। सर कमरे में है, सैफ ने फ़ौरन जवाब दिया। महद के कहने पर ज़मीर खान, काबर और सैफ थोड़ी देर पहले ही इस आदमी को उठा कर लाए थे। मैंने तुम्हें कहा था आज भूमर को खाना नहीं देना। महद ने सैफ को देखते अपनी बात दोहराई। जी सर, नहीं दिया, सैफ ने जल्दी से कहा। महद ने सर हिलाया और कमरे की जानिब बढ़ गया, जहाँ ज़मीर खान का खास मुलाजिम कुर्सी पर बंधा हुआ था। सैफ सिर्फ एक सवाल और एक जवाब। महद इसके सामने जाकर खड़ा हुआ और करखत आवाज़ में बोला, जबकि मुकाबले इसकी वाज़ा धमकी की पेश नज़र हड़बड़ा सा गया था। फिरोज जिंदा है कि नहीं? महद ने कड़े तेवरों से इस्तफसार किया। जी। वो आदमी फक्त इतना ही बोल रहा था कि महद की खून छलकाती आंखों से खौफ आ रहा था। मुकाबले के जी कहने पर महद के हनूज अंदर भांबड़ से भड़क उठे थे। वजूद जैसे आकिल पेट में आ गया था। तो गोया इस मालून शख्स की वजह से ज़मीर खान ने इसकी बीवी वनी में मांगी थी, जबकि वो तो जिंदा था। महद ने मुठियाँ बीच कर सामने पड़ी कुर्सी को ठोकर रसीद की थी। सैफ, इसकी धाड़ गूंजी कि सैफ सेकंड में बोतल की जिनकी तरह इसके सामने हाजिर हुआ। इसे भूमर का डिनर बना दो। मुस्तफाक लहजे में हुक्म सादर करता इस आदमी की चीखों पकार पर कान बंद किए इंतहाई गुस्से से कमरे से निकलता चला गया। पीछे वो तीनों हमनक बने इस बिफरे शेर को देखते रह गए थे। महद के आने से पहले सैफ और खावर इसको मार मार कर सबक लुआ चुके थे, पर इन्हें बिल्कुल यकीन न था कि महद ये सवाल करेगा। फंक्शन खत्म होते ही वह सब अपने अपने कमरों में जा घुसी थी। रुशाने ने कदम रखा ही था कि बेड पर पड़ा फ़ोन पर मैसेज टून बजी। मैसेज की टून पर इसका दिल एकदम ज़ोर से धड़कने लगा था। वो दरवाज़ा बंद किए सरत से फ़ोन की जानिब लपकी और तेज़ी से मैसेज खोला। मेरा हाल अहवाल दरियाफ़्त नहीं करेंगी? शम्स का मैसेज जगमगा रहा था। कैसे आप? रुशाने ने तेज़ी से उंगलियां चलाते इस्तफसार किया। खुद आकर देख लें। दूसरी टाइम से तवक्का के मुताबिक जवाब आया था, मैं नहीं आऊँगी, आप इधर बता दें। रुशाने ने दिल पर हाथ रखते रिप्लाई किया, ये तो गलत कर रही हैं, ठीक करने के बजाय उल्टा बीमार करना चाह रही हैं। शम्स ने खूफगी का इजहार किया। खानबी ने मना किया है, रुशाने ने इतला दी, पर दूसरी जानिब से मुकम्मल खामोशी छा गई थी। रुशाने का भी बहुत दिल कर रहा था कि वो जाकर शम्स की तबीयत का पूछे। फिर पिछली बार वो भूली नहीं थी। शम्स की गुस्ताखियाँ याद आते इसका दिल पस्तियों से सर पटकने लगा था। गोया इसी घबराहट में वो इसकी अब की बार वहाँ जाने की गलती नहीं कर सकती थी, कम से कम इसके जागने तक तो बिल्कुल नहीं। यही सोचती वो बेड पर बैठी इस तरह भी कैफे में वक्त गुजरने का इंतजार करने लगी थी। घर पहुंचो तुम लोग। हवेली आकर इनकी गैर मौजूदगी महसूस करके महद ने फ़ौरन से इन्हें कॉल पर घर आने का हुक्म किया। भाई बस थोड़ी देर। दूसरी जानिब से बदर मन बनाया, फजूल बहस नहीं, अभी कभी घर आओ। महद ने सख्त लहजे में कहा कि बदर ने फ़ौरन ताबेदारी की थी। अनफाल कहाँ है? महद ने कॉल कट करते मुलाजमा से पूछा। वो जी बीबी जी अपने पुराने कमरे में है। क्यों? महद के माथे पर बल पड़े। वो जी सब वही है। महद ने सर झटका और सीढ़ियाँ फैलांगता इसके पुराने कमरे की जाने बढ़ा। इससे पहले कौन कमरे में कदम रखता इसके कानों में निस्वानी आवाज़ गूंजी, जिसे मसनूई रोबदार बनाया गया था। सामने नजर आते मंजर पर महद की आंखों में हैरत दराई हुई। इसका ड्रेस पहने इसकी कॉपी कर रही थी, जबकि साथ ही मजलूम बनी सुकड़ी सिमटी सी निमरा खड़ी अनफाल का रोल अदा कर रही थी, जबकि फलक और जरीन मजे से बेड पर बैठी ये ड्रामा देख रही थी। व्हाट द हेल सिली गर्ल, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अनफाल महद की तरह चीखी। सॉरी। निमरा अनफाल का किरदार अदा करती मासूमियत से बोली, जबकि दरवाजे पर इस्तेदा महद ने अनफाल की इस कदर मासूमियत शो करवाने पर भुएं चुकाई। बट सॉरी। वो फिर से बिफरी। माफ़ी। निमरा ने जल्दी से तर्जमा किया। वट माफ़ी? ऐसी हरकतें किया ही ना करो कि माफ़ी मांगना पड़े। वो आंखें दिखाती हुई बहू महद ही की तरह गुस्सा कर रही थी। मैं नहीं करती, खुद हो जाती हैं। निमरा ने अनफाल की याद करवाई लाइन बोली, जबकि महद ने दाद देती नजरों से अनफाल के किरदार को देखा, जिससे गलतियां खुद हो जाती थी वो नहीं करती। बस ज़्यादा ज़ुबान मत चलाया करो, मुझे लंबी ज़ुबान वाली औरतें सख्त नापसंद है। अनफाल ने सख्त नापसंदगी से कहा, जबकि चूँकि महद इसे ज़्यादा बोलने पर बुरी तरह टोक चुका था, इसीलिए वो अनफाल के किरदार पर इसी की लाइनें बोलकर सबको हंसने पर मजबूर कर गई थी। दरवाजे पर खड़ा महद ने लब दांतों तले दबाकर मुस्कुराहट रोकी, जबकि फलक और जरीन के बाकायदा कह के जा रही थे। अब कटवा तो नहीं सकती? निमरा अनफाल की तरह फट से बोली। शट अप। फिर ज़ुबान दराजी। महद बनी अनफाल मसनूई घुराई।
मैंने तो जस्ट बताया है, दिमाग ख़राब ना करो, जाओ चाय ले आओ। अनफाल ने महात के किरदार में घिरका नहीं, वो सहूलत से इनकार करके क्या वॉट क्या नहीं लेकर आ रही। निम्रा ने झुलाते आवाज़ इनकार धागा, तुम्हारी तो मुझे इनकार नहीं पसंद, समझ आई। महात बनी अनफाल इसी की तरह झटपटाई थी, मैं फिर भी नहीं लेके आऊँगी, वो हटदर्म हुई थी। जबकि ये देखकर महात ने इरफान की हटदर्मी को सराहा। हटदर्म तुम्हें ज़रा डर नहीं, मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। अनफाल चीखी, आप बहुत बुरे हैं। अनफाल बनी निम्रा आंखें पटपटाती बोली, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा, और इस गुस्ताखी की सज़ा यह है कि तुम अब छोटी वली कदम भी नहीं रख सकती। अनफाल खुद पर लागू महात की सज़ा सुनाती झटके से मुरी के दरवाजे के बीचों बीच इस्तेदा और वाइट ड्रेस में मलबूस महात पर पड़ी, जो दोनों बाजू सीने पर बांधे फुर्सत से ये ड्रामा मुलाहजा फरमा रहा था। महात की सताइशी नजरें इस पर जमी थी, जो ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट जबेतन किए बालों को कैचर में मुकीद किए, जिससे कुछ लटे चेहरे के गिर्द छूट रही थी। शर्ट के ऊपर से स्लीवलेस जैकेट पहने वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। महात को देखकर अनफाल हड़बड़ा सी गई थी। इसके कहने पर सबने दरवाजे की सिमत देखा तो अपनी जगह से उछल खड़ी हुई। महात अरसलान खान यूँ आ जाएगा, इनके वहमो गुमाम में भी नहीं था। तभी सब सहमी खड़ी थी। अनफाल के किरदार में वाज़ह झोल था, तुम इतनी मासूम हो नहीं जितना दिखा रही थी। बहरहाल कोशिश अच्छी थी, मज़ीद खराज तहसीन रूम में पेश करूँगा, इसलिए फ़ौरन से पहले कमरे में आऊँ। वो अनफाल को देखकर सख्त घी लहजे में कहकर वापस मुड़ गया। मर गई। अनफाल बड़बड़ाई और फलक ज़रीन निम्रा को देखा, मत जाओ, सुबह देखा जाएगा। इसकी सूरत देखकर फलक ने तसल्ली दी, और वो उठा कर ले जाएगा। अनफाल रूहानसी हुई है, मेरा भाई उठाता भी है। फलक ने आंखें घुमाई, बकवास नहीं यार, वो देख चुका है कि मैं इसकी एक्टिंग करी थी, न जाने वो क्या सजा देगा। इसके दिल ने सीने में उधम मचा रखा था। नहीं आते तुम मैसेज करो, निम्रा ने कहा, जबकि अनफाल ने इसके हिदायत पर मैसेज कर दिया। सॉरी, वो फलक जरीन ने तंग किया था तो मैं बस मजाक कर रही थी। मैं आज रूम में नहीं आऊँगी, हम सब इसी रूम में सो रही हैं। माँ ने मैसेज देकर लब भींच लिए, कब तक खुद का बचाव करोगी। वो ज़रा बड़बड़ाया और साबे मूल शर्ट लैसा बेड पर आया और अनफाल की कारस्तानियाँ याद करते मुस्कुरा कर तकिया बाहों में भरे नींद में गुम हो गया। शम्स का जवाब न देना इसे बहुत बुरा लगा था। शायद वो नाराज़ हो चुका था। यही सोच आते ही इसकी जान जा रही थी। इसी परेशानी में मुबतला कि जाए या ना जाए, कब सोएगा वो सोचते सोचते वो भी तक किसी ड्रेस में मलबूस थी। इसने चेंज करने की जहमत ना की थी कि जब तक वो शम्स को देख ना लेती इसके भड़कते दिल को करार नहीं आना था। पता नहीं कितनी चोटें लगी होंगी जो महात भाई यहाँ ले आए। निम्रा, अनफाल, फलक जरीन सब ने इससे शम्स से मिलकर आने का कहा था, पर वो इस वक्त नहीं जाना चाहती थी। रिशा ने यहाँ वहाँ चक्कर काट मुसलसल शम्स के बारे में सोच रही थी, यहाँ तक कि निम्रा के बुलाने पर भी इनके पास नहीं गई। ये कहकर के इनकार कर दिया कि इसके सर में दर्द है, वो रेस्ट करेगी। जब सारे गए थे तो तुम भी चली जाती सबके साथ ही। यही बात है। काफ़ी देर बाद भी इसके सो जाने का ख्याल करती, गहरे गहरे सांस लेकर खुद को रिलैक्स करती कमरे से बाहर निकली। कॉरिडोर सुनसान पाकर वो यहाँ वहाँ देखती, कदमों में तेज़ी भरती शम्स के कमरे की जानी पाई। इसके कमरे के बाहर आकर दिल ज़ोरों शोरों से धड़कने लगा था। तभी इसने बहुत आहिस्ता से डोर नॉब घुमा कर दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। सामने ही वो बड़े आराम से सो रहा था। रुशाने ने हलक करते आहिस्ता से बगैर किसी आहट के कदम अंदर रखा और नहायत एहतियात से दरवाज़ा बंद। कमरे की लाइट ऑन थी कि वह शम्स को बखूबी देख सकती थी। नाइट ड्रेस में ब्लैक ट्राउज़र और टी शर्ट पहने वो दाएं करवट पर लेटा महवे ख्वाब था। चौड़े कसरती बाहें बाजू पर बैंडेज की हुई थी, जिससे देखकर रुशाने का दिल फड़फड़ा उठा था। जलते दिल को गोया सुकून मिला था। वो मोहब्बत भरी नजरों से इसे दीवाना वार देख रही थी। वो इसका था, सिर्फ इसका, इसके प्यार में दीवाना और वो इसकी दीवानी। इसका खान, इसके कल्बो रूह का सुकून। वो जब जब शम्स खान को देखती तब इसके दिल में इसकी मोहब्बत मजीद गहरी होती चली जाती थी। इसका दिल इसके गुस्से बस में नहीं रहा था, पर पिछले कुछ अरसे से वह शम्स को बुलाने की हर किस्म की तकदो कर चुकी थी, जिसने मुड़कर अपनी मनखुआ का हाल अहवाल दरियाफ्त करना भी मुनासिब न समझा था कि शम्स की इस बेअल्तफाती पर रुशाने के सारे ख्वाब चकनाचूर होते महसूस हुए थे। वो सख्त नाराज़ थी शम्स खान से तभी तो इसके मिलने पर बुरी तरह रिएक्ट कर उठी थी, पर वो इस तरह से इस बात से अनजान थी कि इसका खान पल पल की खबर रखे हुए था। इसके सो जाने के बाद वो घंटों इसके कमरे में इसे देखते गुजार देता था। वो जानता था कि रुशाने हर रात इसकी तस्वीर तकिए के नीचे रखकर सोती है। वो इसके बालों की नरमाहट महसूस करके इसको सुकून से सोता देखकर वापस मुड़ जाया करता था, जिससे रुशाने अनजान थी, वरना वो ऐसी सोच भी भूल कर भी अपने दिमाग में ना लाती। वो सुस्त रोई से चलती इसके करीब आन खड़ी हुई, घने काले बाल पेशानी पर बेतरतीब बिखरे हुए थे, जबकि नफासत से तराशी हुई मूंछों के नीचे अनाबी लब सख्ती से आपस में व्यवस्थित थे। सभी चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही थी। काली राह जैसी सियाह आंखों पर घनी पलकों की बाढ़ गिरी हुई थी, जिसके
पीछे नशीली आंखें बंद थी। इसके चेहरे पर हल्के हल्के खराशों के निशान वाज़ेह थे, पर चेहरे पर हमा वक्त रहने वाला रोब जलाल हनूज बरकरार था। वह सोते वक्त भी इतना ही दिलकश लग रहा था जितना कि जागते वक्त होता था। इसकी पर्सनैलिटी और अंदाज इतना शानदार था कि वह जिस महफिल में जाता माहौल को अपनी लपेट में लिए रखता था। इसकी बात करने में रख रखाव, नज़रों की गहराई जो पल में अगले बंदे को झांस लेती थी, अंदाज़े बयां इस कदर शानदार था कि सब मबहूत होकर इसे देखने पर मजबूर हो जाया करते थे। इसकी ज़ात में एक मखसूस ठहराव था। वह खामोश समंदर की मानी था, जो रहे तो खामोश रहे और गुस्से में आए तो समंदर की मानिद तूफान बर्पा कर देता था। और इस वक्त इसका पुरसुकून अंदाज दुश्मनों के लिए किसी बड़े तूफान का अंदिया था। यह खामोशी तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। शम्स जिस कदर अपनों के लिए नरम गो था, दुश्मनों के लिए इतना ही शफाक था। ज़मीर खान और खावर के अलावा इसका जलाली रूप किसी के सामने या ना था कि वो अपने पे आए तो दुश्मनों पर किस कदर क़यामत ढाता था। इसका तेज के आलम में मकीद रूप अच्छे अच्छों की जान निकाल देता था। बस वे करो। पर इसके दुश्मनों के लिए अपनों के लिए तो बहुत एहसास था। मेरे रुशाने के लिए तो प्यार मोहब्बत से लबरेज शम्स था। रुशाने निगाहें उल्फत से इसको देख रही थी। लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट रक्सा थी। तभी वो इसके चेहरे पर आई खराशों को छूने के लिए थोड़ा सा इसकी ओर झुकी, पर अब इसके जाग जाने के ख्याल से लरजता हाथ पीछे खींच लिया। एक पल को इसे लगा कि खान जाग रहा है, पर फिर सर झटक कर वापस मुड़ी। इससे पहले कि शम्स जाग जाए वो यहाँ से गायब हो जाना चाहती थी। इसने शम्स को देख लिया था, दिल गोया सुकून में था। तभी हलकतर करती कदम आगे लिया ही था कि सरायत से शम्स की कलाई जकड़ कर इसकी कोशिश नाकाम बना चुका था। इस तेज़ तरारी और अचानक हुई आफताब पर रुशाने के हलक से दबी दबी सी चीख निकली, जिसे वो वक्त अपना भारी हाथ तले दबा चुका था। वो और इतनी ही तेज़ी से करवट बदलकर रुशाने पर किसी घटा की मानी छा गया था। चीख कर घर वालों को क्या तासुर देना चाहती हैं आप? शम्स की संजीदगी में डूबी बात परेशान ने कपकपाने पर मजबूर हो गई थी। वो आंखें फाड़े अपने ऊपर झुके शम्स को देख रही थी, जिसकी गहरी काली आंखों में सुर्ख डोरे इसे खुमार आलूद बना रहे थे। वो इसके दाएं बाएं अपने मजबूत बाजू रखे बराह रास्त इसकी आंखों में झांक रहा था। रुशाने ने एकदम से घूंट भरा था। इसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वह शेर की कचार में फंस चुकी है। आप जाग रहे थे? वो दोनों हाथ इसके सीने पर रखकर फासला बरकरार रखती हैरानगी से आंखों की पुतलियां फैलाए मुंतशिर होती धड़कनों के माबीन कपकपाती आवाज़ में बोली, यह खुशबू मुझे आपकी आने की इतला दे देती है। शम्स इसकी बात को नज़रअंदाज किए एक कदरे नज़दीक झुककर इसकी खुशबू में गहरा सांस भरते बोझल आवाज़ में बोला, मैं आपकी तबीयत का पूछने आई थी। इसकी इस कदर बेबाकी पर वो किस्मसाती दूर होने की कोशिश करती बोली, वो जो मुकम्मल तौर पर इसको अपने कब्जे में ले चुका था। गलत बयानी मत करें आप, मेरे नींद में होने का यकीन करके फ़क्त देखने की गर्ज से कमरे में आई हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि सोए हुए शोहर की आदत और तीमारदारी की जा सकती है। शम्स ने इंतहाई नज़दीक से इसके चेहरे को देखते गंभीर आवाज़ में मायने खेजी सरगोशी की। इसकी आदत और तमादारी पर खासा जोर देने पर रुशाने की आंखें मजीद फैल गई, तो गोया वो जानता था कि वह इसकी खबरगिरी करने ज़रूर आएगी। हालांकि वो वाज़ा और टका कर इनकार कर चुकी थी। मैंने कहा था कि मैं नहीं आऊँगी। रुशान ने इसके ज़ख्मी बाजू को देखती मध्यम आवाज़ में बोली, और मैं जानता था कि ज़ख्मी शोर का हाल वाल पूछने ना सही पर देखने तो आप ज़रूर आएंगी। शम्स इसके फूलों की माथा पट्टी को लबों से छू कर खमार लूद आवाज़ में बोला। वो अभी तक इसी ड्रेस में थी। शम्स की वहालाना नजरें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। मेकअप से पाक चेहरा लिए, लबों पर हल्की सी महरून लिपस्टिक लगाए, वो मोतियों के फूलों के जेवर पहने, हाथों में सुर्ख गुलाब के गजरे पहने, बालों को चोटी में कैद किए जिससे कुछ लटे इसके चेहरे के गिर्द झूलती इसके हुस्न को सराह रही थी कि वो खुद से बेपरवाह होकर इसकी बाहों में कैद पड़ी भटकी हुई परी लग रही थी। इसके इस कदर वक्त शौक से कहने पर रुशान ने पलके झपका की। शम्स की वारफती निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी। आपकी तबीयत कैसी है? अब बस के बाजू पर बैंडेज को दे उंगलियों के पोरों से छूती मध्यम आवाज़ में सरगोशी नुमा बोली। शम्स से आई थिंक जवाब तलब पर इसका पोर समात बन गया था। आपको कैसा लग रहा? मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। रुशान ने पलके उठाकर बोलती शम्स को काफ़ी दिलनशीन लग रही थी। यह आपकी चंद लम्हों की कुर्बत का असर है, वरना मैं तो बीमार था। जबकि इसकी नज़रें इसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी। मैं अब जाती हूँ, वह मुश्किल बोल पाई, इतनी जल्दी? ठीक है ना आप, रुशान ने झुंझला कर बोली, जबकि शम्स के लबों पर दिल मोह लेने वाली, आज आप इतनी प्यारी क्यों लग रही हैं, या मेरी आंखें ख़राब हैं?
वो मुस्कुराहट दबाए इससे थोड़ा दूर होता भरपूर संजीदगी से बोला, जबकि रुशाने के नरम गर्म हाथों का लिमिस अपनी सीने पर महसूस करते शम्स की आंखों में खुमार धर आया था। जबकि शम्स के यूं कहने पर रुशाने ने खूबकी से इसे देखा। मैं खूबसूरत ही हूँ, वो अपनी बात पर जोर देती बोली। खूबसूरत तो हैं आप, बहुत खूबसूरत। आपकी चैन मुझे रकीब लगती है क्योंकि ये मेरी राह में हाइल होती है। शम्स इसकी चैन पर नजरें जमाए बरहमी से बोला था। मुझे जाना है, नींद आई है। ठीक है जाएं, शादी से पहले मेरे सामने मत आइएगा, ये ना हो मैं अपना ज़बत खो बैठूं, जो कि मैं शादी के बाद चाहता हूँ। तवक्का के खिलाफ वो इसे जाने की इजाज़त देता, ढके छुपे लफ्ज़ों में आइंदा के लिए घा करता, बोझल आवाज़ में सरगोशीनुमा बोलता। रुशाने को लर्जा गया था कि वो सड़क पट्टी झट से सर हिलाती जल्दी से इसके बराबर से उठी। इससे पहले कि वो कदम ज़मीन पर रखती थी, शम्स ने इसकी कोशिश नाकाम बना दी थी और वहालाना अंदाज से इसके चेहरे को देख रहा था। बस कल का दिन, परसों से आप मेरी दस्तरस में होंगी, फ़क्त मेरी बनकर। वह इसके माथे पर लब रखता सरगोशीनुमा बोला और इस पर से रीली के रुशाने सरायत से उठती दरवाजे की सिमत भागी। महरम तो आपने रखा नहीं। शम्स ने इसके दरवाज़ा खोलते देख मायनी खिसी से कहा, अब आपको महरम की ज़रूरत नहीं है। रुशाने मुड़कर कहती कमरे की दहलीज पार कर गई, जबकि शम्स भरपूर मुस्कुराहट लुम्बों पर सजाए बालों में हाथ फेरता आंखें मूंद गया। सुबह सादिक होते ही महद फ्रेश होकर शम्स के कमरे में आया था। ये देखकर हैरान रह गया कि वो ऑफ वाइट बोस्की के सूट पे मलबूस का दावर आईने के सामने खड़ा बिल्कुल तैयार दानी कलाई में ब्रांडेड वॉच पहनता तनकीदी निगाहों से खुद का जायजा ले रहा था। मेरा ख्याल है तुम्हें अभी कहीं जाने की बजाय आराम की ज़रूरत है। महद कदम ब कदम चलता सोफे पर बड़ा जमान होता खुश्क लहजे में बोला, जबकि इसके यूँ कहने पर शम्स से सर्द निगाहों से इसे देखा। मुझे तुम्हारी अनायतों की ज़रूरत नहीं है। शम्स खुद पर परफ्यूम छिड़कता गंभीर आवाज़ में बोला, पर दिल के नहा खानों में खुशी से जवार फूट पड़े थे। इसे उम्मीद थी कि बहुत जल्द इनके सर्द जंग अख्ताम को पहुंच जाएगी। शम्स के यूं टका कर जवाब देने पर महद के माथे पर बल पड़े, और मेरी अनायत सिर्फ तुम्हारे ठीक होने तक महदूद है। महद ने घूर कर कहा, मुझे तुम्हारी अनायतें चाहिए भी नहीं, इसके लिए मेरी बीवी काफ़ी है। शम्स ने महद को सुलगाया और वाकई इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। अगर बीवी ही ना मिले तो? महर कड़क आवाज़ में बोला, बीवी तो मैं अपनी लेकर जाऊंगा, इसका बाप भी सामने आए तो मुझे परवाह नहीं। शम्स इसके सामने खड़ा होता मफलर की तरह शाल गर्दन में डालकर दूसरा सिरा दूसरे दाएं शाने पर डालता रोबदार आवाज़ में बोला, जबकि महद भी अपनी जगह से उठकर इसके सामने आन खड़ा हुआ। दोनों एक दूसरे के मध्य मुकाबल खड़े खूंखार नजरों से घूर रहे थे। तुम्हारी भूल है, वो महद अरसलान खान की बहन है जो अपने भाई के जरा से इशारे पर रुक जाएगी। बाप को जहमत देने की जरूरत नहीं पड़नी। ये मेरा एहसान है कि मुझे तुम्हारे अकेले होने पर तरस आ गया जो अपनी बहन को रुखसती कर रहा। महद दांत पीसते बोला, इनफाल की तुमसे शादी करवाने में मेरी रजामंदी भी ऐन तुम्हारे बयान की अक्सी थी। तुम्हारे बारे मेरा भी यही ख्याल था जब भी अपनी मासूम बहन की शादी तुमसे करवा दी। शम्स भी इसी के अंदाज में बोला था। दोनों एक दूसरे के सामने दबने के लिए तैयार ना थे कि इनकी के खिलाफ था, जबकि महद ने लब भीजे। तुम फिलहाल आराम करो। महद अपनी कहकर जाने लगा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस आदमी को तुमने क्यों मारा? शम्स की आवाज़ ने इसके कदम रोके। हाँ शम्स खान, मैंने नहीं, मेरे कुत्ते ने मारा है। महद ने दिलकश मुस्कुराहट लोगों पर सजाए कहा। क्यों? शम्स के माथे पर की पेशानी पर बल पड़े। क्योंकि तुम में तो दम नहीं था इससे अंजाम तक पहुंचाने का। महद ने आंख विंग की, जबकि इसकी बात शम्स तो हकीकतन खोल उठा था। मुझ में कितना दम है वो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मामला खुद हैंडल कर सकता हूँ। बेहतर है तुम इनसे दूर रहो। शम्स ने गंभीरतन बात बोलकर साथ इसे बाज रहने का कहा। बेशक कर सकते हो, पर मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे अलावा तुम्हें निशाना बनाए, इसलिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने वालों को मैं कब्र से भी महरूम कर दूंगा। महद बर्फीले लहजे में बोला। इसके हरफ से शम्स के लिए परेशानी झलक रही थी। मुझसे उलझने वालों का अंजाम मैं तय कर चुका हूँ। तुम्हें इस सब में पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। शम्स से घूर कर दरवाजे की सिमत बढ़ा। तुम्हारे कहने से कौन सा मैं रुक जाऊंगा? अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मुझ पर हुक्म चलाने से ग्रेज बरतो। वो भी दुबदू बोला कि शम्स गहरा सांस भर कर रह गया। साथ चलते हैं, मेरे भी हिसाब किताब निकलते हैं। महद ने शम्स को हुक्म दिया था या मशवरा वो वक्त इसको खून शाम नजरों से घूर कर रह गया। माशाल्लाह। जैसे ही दोनों कमरे से बाहर निकले, लाउंज में बैठे तमाम अफराद ने हैरत और खुशी के मिले जुले एहसास से इन्हें देखा कि बैग वक्त खान अभी के मुंह से खुशी के मारे माशाल्लाह निकला था। इस वक्त वो दोनों एक साथ किसी मौजू पर बात करते इनके करीब से गुजरते हुए बचपन वाले महद शम्स लगे थे कि तमाम की नज़रों ने हवेली के दहलीज पार करने तक इन दोनों खूबरू जवानों का पीछा किया था।
महत के हुक्म के मुताबिक हारिस और निदा हवेली पहुंच चुके थे। आज चूँकि दिन में हल्दी का फंक्शन था और रात में मेहंदी, तो सब मुलाजमीन की भाग दौड़ मची हुई थी। जबकि हवेली के मकीन निमरा की फैमिली सब लाउंज में बरजमान हारिस और निदा के 1 साला बेटे रिहान को लिए बैठे खुशखबरियों में मसरूफ थे। कुछ देर पहले महत वापस आया था कि वो दोनों ज़मीन खान को फिलहाल अरेस्ट करवा आए थे। बाकी के प्लान पर बाद में अमल करना था और इस बुड्ढे को इतनी आसानी से छोड़ने वाले ना थे। इसकी करतूतों की सज़ा और वो खुद देना चाहते थे, पर पुलिस के सामने भी इसको मुजरिम की हैसियत से पेश करना ऐसा ज़रूरी था कि पुलिस इस केस में इन्वॉल्व थी। शम्स अपने आदमियों के साथ अपने इलाके की जानिब चला गया था, जबकि महत ज़मीन खान की ज़ख्मी टांग को मज़ीद ज़ख्मी किए से डरा धमका कर बड़ी हवेली आया था, क्योंकि हारिस ने अपनी पहुँच जाने की इतला दी थी। साथ इसे भी फ़ौरन हवेली आने का हुक्म दिया था। महत हारिस के साथ बैठा सबसे महवे गुफ्तगू था कि तभी वहाँ अनफाल चली आई। पीच कलर की शर्ट, वाइट हल्के कढ़ाई वाले ट्राउज़र और वाइट शिफॉन का दुपट्टा सर पर सलीके से सजाए मुस्कुराती हुई निदा के गले लगी। इसके आते ही महत की निगाहें अपनी शरीक हयात पर जम सी गई थी, जो सादगी में इंतहा की प्यारी लग रही थी। ये भी सादगी है, इतना अच्छा सूट पहन लिया तो अच्छी लगेगी ना। जबकि शदाब, जो कि अफनान के साथ बैठा था, अनफाल को देखकर खिल उठा था। इससे मिलता जुलता हल्का सा हमारा भी ड्रेस है, पीच कलर का, बट साथ वाइट नहीं है। इस बार वो चोर निगाहों से अनफाल को देख रहा था, गोया इसके ऐन सामने महत बैठा था। अस्सलाम वालेकुम भाई। अनफाल ने महत के साथ बरजमान हारिस को सलाम किया। वो महत की गहरी नज़रें खुद पर महसूस करती है। एक नज़र इसे देखा ही था कि इसकी नज़रों को ताब न लाते। वो खानबी की जानिब बढ़ी और इसकी गोद से रेहान को उठाकर चटाचट इसके फूले गाल चूम डाले, जबकि महत की पुरशोक निगाहें इसी पर जमी हुई थी। अब तो मेरी ख्वाहिश महत अनफाल के बच्चों को देखने की है। अल्लाह बहुत जल्द मेरी अनफाल की गोद हरी करे। खानबी अनफाल और महत को देखकर शरीर लहजे में बोली कि अनफाल ने हड़बड़ा कर एकदम से मुड़कर महत को देखा। इसके देखने पर महत ने माई की नज़रों से इसे देखते आईब्रो झुकाकर इशारा दिया कि गोया ना की गुंजाइश नहीं। अनफाल सुरख होती, धड़कते दिल को संभालती फ़ौरन रुख बदल की। जी खानबी, हम तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं दादा दादी बनने का। बस अनफाल जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दो। काफ़ी अरसे से इस हवेली में बच्चों की किलकारियाँ नहीं सुनी। फातिमा बेगम मुस्कुरा कर बोलती अनफाल को रंगों में नहला गई थी कि वो लब कुचलती रेहान को उठाए फ़ौरन से वहाँ से निकली थी। इसकी हरकत पर महत के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट दिखलाकर गायब हुई। शर्मा गई है बच्ची, निमरा की वालदा प्यार से अनफाल को देखती बोली, जबकि शदाब ये सब सुनकर तनफन करता उठकर चला गया। पता फिर कब बना रहे हो मुझे चाचू? बता सॉरी। हारिस ने महत को देखकर सरगोशी में पूछा। बच्ची है वो अभी। महत ने जल बुनकर मुंह का जाविया बनाए कुछ इस अंदाज से कहा कि हारिस का कहका गूंज उठा था। बेटा सही बदला ले रही है मेरी भाभी। हारिस ने हंसी दबाते महत की जख्मों पर नमक छिड़का था कि महत ने बदले में से सख्त नज़रों से घूरा, बकवास नहीं। जबकि दूसरी जानिब लड़कियां खाना के पर्दे के हुक्म के परखच्चे उड़ाती हारिस और निदा का सुनकर दौड़ती चली आई थी, जिस पर लड़कों के कह के उबल पड़े थे। हारिस और निदा इनके लिए फैमिली की तरह ही थे, इनमें कोई रोक टोक ना थे। और लड़कियां तो अपने पुलिस वाले हारिस भाई की दीवानी थी, वहीं निदा भी इनके लिए हारिस से कम ना थी। महत के बाहर रहने के बावजूद हारिस हर माह इन सबसे मिलने आता था और अपनी शादी पर भी हवेली वालों को इन्वाइट किया था। बाकायदा शुगर मेले से वो निदा को ब्याह कर लाए थे। गर्ज ये कि हारिस हवेली वालों के लिए शम्स और महत से कम ना था, और अभी इनके आने पर सब खुशी से फूले ना समा रहे थे। ये तुम कहाँ मुंह उठाकर चली आ रही हो? पर्दा था तुम लोगों का खानबी ने घर का। कैसा पर्दा खानबी? जब हमने रहना ही इसी घर। तो जरीन ने दांत खोसे निदा से मिली। इसके अंदाज पर बाकी सबकी हंसी निकल गई थी। क्या फ़ायदा पर्दे का खानबी, हम अपनी दुल्हनें देख चुके हैं ना, ये पहले हसीन थी और ना अब हैं। कोचियों को नहीं लगती हमारी नज़र, इन पर कौन सा रूप सलूप आया है? बदर का जो काजू फांकता मज़े से बोलकर लड़कियों को बुरी तरह सलगा गया। इसके यूँ कहने पर लड़कियों ने खूब शोर मचाकर दाद दी, जिसे बदर ने दिल पर हाथ रखते वसूल की, और लड़कियां तो बुलबुला उठी थी। लड़कों ने, आई थिंक सॉरी, पहले अपनी शक्लें देखें आप लोग, जैसे बैल की जगह आपको जुतकर ज़मीनों में हल चलाए गए हों। तुम लोग तो दूल्हे नाम को बदनाम कर चुके हो सड़ी हुई शक्लों से। क्वीनों के हुस्न से जल भुन कर जल कुकड़े बने कल मुँहे लग रहे हो। जरीन तो गोया भड़क उठी थी कि लड़कों को बुरी तरह निशाना बनाया, जबकि इसकी जवाबी कार्रवाई पर और लड़कों की शक्ल देखकर वहाँ बैठे सब नफूस के छित पर कह के गूंज उठे थे, हमारी तो कुर्बानी है कल, ऐसी शक्ल बनाना हम पर जचता है। इसकी अब की बार बदर ने चुटकुला छोड़कर महफिल ज़ाफ़रान करती। शर्म करो तुम लोग, कहीं से लग रहा है कि कल तुम लोगों की शादी है। फातिमा बेगम ने इन्हें टोका कि बदर ने जरीन को शौकी से आंख की। बड़ी मामा, जरीन ने कुछ कहना चाहा, बस फातिमा बेगम ने आंखें दिखाकर जरीन की ज़बान को ब्रेक लगाए। मोरे खामोश। जबकि बदर के पुकारने पर इसे बुरी तरह झटका। खानम भी, मेरा ख्याल है ये अभी काफ़ी छोटे हैं, इनको बड़ा होने की ज़रूरत है, तो हमें कुछ साल के लिए शादी डिले कर देनी चाहिए। फातिमा बेगम का कहना था कि बदर को जोर का उच्छू लगा था कि जो काजू हलक में ये अटक गए थे कि वो खांसता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अबे तू भी उठ, लड़ इधर अपने दफा के लिए, तेरी भी शादी है साले। बदर ने समीत को झंझोड़ते अपने साथ खड़ा किया। ठीक कह रही है बहू,
अब सब यहाँ मौजूद हैं तो हम इन्हें अपने नए फैसले से आगाह कर रहे हैं कि हम हरगिज़ नहीं, हम यह नहीं होने देंगे, हमारी शादी करवाओ बस। बदर खानम बी का फैसला सुनते पहले से ही जल्दी से बोल उठा, हम अपनी चुड़ैलों को इंसान बना देंगे खानम बी, आप फिक्र ना करें, बस अपने पोतों पर यकीन रखें। अब की बार सबित ने मज़ीद से बोलकर फलक को निशाना बनाया कि वो पहलू बदल कर रहेगी, जबकि इनके यूँ तावलीपन पर सबके कह के गूंज उठे थे। हंसी मजाक का सिलसिला यूँ ही चलता रहा जब खानम बी के कहने पर बहुत लड़कियाँ तैयार होने के लिए अपने कमरों की जानिब भटक गई। मायूं का फंक्शन खूब हल्ले गुल्ले में हुआ था, जिसमें निमरा और अली ने डांस करके सबको हैरान कर दिया था, जबकि अफनान ने भी कोई कसर ना छोड़ी थी। जब फलक, जरीन और रुशाने को एक तरफ बिठाया गया था, जबकि इनके दरमियान जालीदार पर्दा लगाकर दूसरी जानिब शम्स, बदर और समेत बराजमान थे, जबकि अनफाल, निमरा और निदा एक साथ बाकी के सारे काम संभाले हुए थी। मायूं का फंक्शन ख़त्म होते ही मेहंदी के फंक्शन का आगाज़ हो चुका था। तीनों दुल्हनें स्टेज पर बैठी थी, जबकि लड़के एक तरफ खड़े हंसी मजाक करते अफनान और अली को जला रहे थे, जबकि शम्स संजीदा सा अरसलान खान अयूब खान के पास बैठा था, जहाँ हारिस और माहद भी बैठे ज़मीर खान के हुए वाक़या सीने आगाह कर रहे थे। तो दूसरी जानिब निदान फाल, निमरा और बाकी लड़कियाँ स्टेज पर बैठी फलक, तरीन, रुशाने को छेड़ने में मगन थी। तभी भी जान के कहने पर रस्म हिना शुरू हुई थी और तीनों लड़कों को दुल्हनों के साथ बिठा कर इनकी मेहंदी की रस्म पहले अनफाल और निदा से करवाई गई थी। चंद घंटों में निदा की अनफाल और निमरा से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। बारी बारी सब आकर रस्म कर रहे थे, जबकि शदाब और रुमाना इन सबसे बेनियाज थे। रुमाना की नज़रें माहद पर ही जमी हुई थी, जबकि शदाब की अनफाल पर। इनका अशमत से मिलना ज़रूर तो कुछ प्लान है। हारिस ने इन दोनों को देखते माहद से कहा, हम और वो प्लान अनफाल से मुतालिक है। माहद भी इसी जानिब देख रहा था। तुम इतने वसोक से कैसे कह सकते हो, क्योंकि दोनों बहन भाई हमारे पीछे पागल हैं और जिस शख्स से मिले हैं वो भी बुरी नीयत जमाए बैठा है मेरी बीवी पे। माहद शदीद गुस्से में चबा चबा कर बोला, तुझे ये सब कैसे पता? हारिस ने हैरानगी से इस्तफसार किया। पर्सनल ज़राए हैं। माहर ये सब ज़मीर खान से गलवा कर आया था और इस चूहे की बिल का भी पूछा था, जिससे ज़मीर खान अनजान था। मतलब भाभी को ट्रैप करने का सोच रहे हैं ये लोग। हारिस ने पुलिस वाला दिमाग चलाया, देख तुझे भाभी को साफ बात बतानी होगी कि इनसे बच कर रहे। जबकि माहद ने सर हिलाया और अनफाल को देखा जो रहान को उठाए स्टेज से उतर रही थी कि अचानक से नज़र माहद पर पड़ी। इसको देखकर माहद के लोगों पर मोहिनी की मुस्कुराहट दर आई थी। अनफाल इसकी मुस्कुराहट का मतलब समझती, आंखें छोटी किए घूर कर, तभी बड़ी अचानक से वो आते शदाब से टकराई। माहद जो सही देख रहा था, शदाब के जानबूझ कर टकराने पर मुठियाँ भीजी और हारिस से एक्सक्यूज़ करता इसी जाने आया। ओह सॉरी। शदाब ने गहरी नज़रों से अनफाल का करीब से जायज़ा लेते कहा, इट्स ओके। अनफाल ने मुस्कुरा कर कहा और माहद को देखा जो ग्रे आंखों में शोलों की सी लपक लिए गुस्से से इसी जानिब आ रहा था कि इसे बिफरा शेर बना देख अनफाल ने मंजर से गायब होना चाहा था। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शादाब ने इसके चेहरे को देखकर मुकर्रवा अंदाज में कहा, शुक्रिया। जब तुम्हारा चेहरा सूज जाएगा ना, तब तुम्हें भी ऐसे ही बोलेंगे कि तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। हट जाओ वहाँ से, नहीं तो। वह जान छुड़ाकर जल्दी से दूर हुई, जबकि शादाब इसको बेबाकी इसे देखता मुस्कुराता हुआ स्टेज की जानिब चल दिया। अनफाल ने रिहान फातिमा बेगम को पकड़ाया ही था जब माहद बड़ी अचानक से इसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचता समझने का मौका दिए बगैर अपने हिसार में कैद किए तेरे साइड पर ले आया। क्या कह रहा था? माहद अनफाल के सर पर दुपट्टा दुरुस्त करता इंतहाई सख्त लहजे में गोया हुआ सॉरी कर रहा था। इसकी बात सुनकर अनफाल ने इसके सुरख खून छलकाती आंखों में देखकर जल्दी से कहा, दिल को यह हथेलियों में धड़कता महसूस हुआ और माहद ने इसे खींचकर अपने सीने से लगाया इस्तफसार किया। अनफाल इसकी धड़कनों का रक्स और गुस्से से फूली सांसों को बखूबी सुन रही थी। माहद ने अनफाल को सख्ती से खुद में बीजे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहता, जो काफ़ी हद तक कामयाब ठहरा था। इसे कहाँ गवारा था कि कोई इसकी बीवी को देखे भी और इधर वो अनफाल से टकरा कर अपनी शामत को दावत दे चुका था कि माहद की नज़र में इसका गुनाह मजीद बढ़ गया था। वो अपने सीने से लगे अनफाल के जिस्म में होती मामूली लर्जिश बआसानी महसूस कर सकता था। बोलो। इसे खामोश पाकर माहद ने इसकी कमर पर अपनी मजबूत उंगलियों से दबाव बढ़ाकर बोलने का कहा, कह रहा था आप प्यारी लग रही हैं। अनफाल ने डरते डरते कहा और चेहरा झुका लिया। इसकी गर्म सांस अपने चेहरे पर महसूस करती इसकी पलकें लरस रही थी। इसे माहद से न जाने क्यों खौफ महसूस हुआ था कि वो एकदम से छुई मुई बन गई थी। इसकी हिम्मत ही ना हो रही थी इसकी जानिब देखने की, क्योंकि पहले माहद के गुस्से में और अब इसके गुस्से में खासा सा फ़र्क था। जबकि माहद ने लब बीच कर इसे ज़ोर से दीवार से लगाकर बेख्तियार 3-4 मुक्के इसके कान के करीब दीवार में जड़ दिए। डर कर अनफाल के मुंह से दबी दबी चीख निकली थी कि वो आंखें फाड़े से ही देख रही थी, जो अपनी कनपट्टियों को 2 उंगलियों से दबाता गर्दन तिरछी किए शदाब को घूर रहा था। मुझे साथ जोधा अकबर का एक सीन याद आ गया। वो मेरा पसंदीदा ड्रामा है इंडिया में। वैसे तो मैं इंडिया के ड्रामे नहीं देखती, मैं कोरियन देखती हूँ या चाइनीज़ ऐसे, और बट इंडिया में मेरा पसंदीदा ड्रामा है। मैंने उसको पता नहीं कितनी बार देख लिया होगा, मुझे गिनती भूल चुकी है। मेरी बहनें बहुत छेड़ती है मुझे इस पर।
जब इसने अनफाल को शानों से पकड़कर इसकी आंखों में लहू रंग आंखें गाड़ दी, इसकी ग्रे आंखों को मुकम्मल सुर्खी की लपेट में देखकर अनफाल ने हलक तर किया। इसकी आंखों में नमी धर आई थी, जबकि निचला होंठ होले से लरस रहा था। इसके माथे पर पसीने के नंदे कतरे चमकने लगे थे और अंगद सर्द पड़ने लगी थी। इसकी हालत देखकर महाद को तशवीश हुई। तभी इसने हत्तल मुकान अपने सपाट तासरात दुरुस्त किए। बाइट ले ली, इन दोनों बहन भाइयों से बचकर रहना है। अब तुम मुझे अकेली आती जाती नजर ना हो। वह इसके सर पर लबरकता नरमी से गोया हुआ कि अनफाल इसके नरम हुए पैरों की जद में आ गई थी। समझ आई मेरी बात? इसको खुद के मजीद करीब करते अपनी बात की तायीद चाहिए। जी, वैसे मुझे नहीं पता था मेरी बीवी को बच्चों का इतना शौक है। महद ने इसकी थोड़ी से पकड़कर अपने चेहरा अपने रूबरू किया, जबकि अनफाल की पलकें हनूज आरज़ू पर घिरी हुई थी। अगर तुम कहो तुम अपना बेबी। महद ने झुककर इसकी पलकों पर फूंक मारकर बात अधूरी छोड़ी और संजीदा नजरों से इसे देखा। इसके बेबाकी से कहने पर अनफाल ने नजरें उठाई, पर महद की आंखों में मजाक की नमक ना दी तक ना थी कि उसके हिसार में एक लड़ती कपकपाती लाल सुर्ख पट्टी झट से दूर हुई और बिना कुछ कहे भाग गई, जबकि बाहर की सपाट नजरों ने दूर तक इसका पीछा किया था। अगर तुम ये तो हमने भी पढ़ लिया। सुबह सादक होते ही बड़ी हवेली में खूब चहल पहल मच गई थी। मुलाजमों की भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। हवेली में शादी में शिरकत के लिए आए मेहमान मर्द हजरात मर्दान खाने मौजूद थे, जबकि बाकी तमाम औरतें हवेली की जनान खाने मौजूद थी। बारात से पहली फलक समीद और बदर जरीन का निकाह पढ़वा दिया गया था। अजाब कबूल के मराहल तय होने के बाद हवेली में मुबारकबाद का शोर उठा था और फिर रवायत के मुताबिक चंद जरूरी रस्में की गई थी। बदर और समीद निकाह के बाद अपनी दुल्हनों को देखने की काफ़ी जिद की थी, पर खानम बी की गुस्से भरी ललकार पर वो ये ख्वाहिश रात तक के लिए दिल में दबाए मुंह के जाविये बनाते और दहाइयाँ देते साल सबको हंसने पर मजबूर करके थे। निकाह के फ़ौरन बाद ही शाइस्ता और रमन को लेकर कमरे में चली गई थी, जबकि लड़कियां सब बारात के लिए तैयार हो रही थी। हर तरफ शोर गुल हंसी खिलखिलाहटें गूंज रही थी। महद और हारिस सुबह होते ही तमाम इंतजामात देखने बैंक्वेट पहुंच चले गए थे, जबकि अली और अफरान ने हवेली में तमाम इंतजामात संभाले हुए थे और दोनों दूल्हे शम्स खान के पास छोटी हवेली चले गए थे, क्योंकि बारात छोटी हवेली से ही बैंक्वेट जानी थी। इसलिए बीजान अयूब खान शाइस्ता भी छोटी हवेली पहुंच गए थे। छोटी हवेली के तमाम इंतजामात सैफ खावर और ज़मीर खान ने संभाले हुए थे। अनफाल रुको। अनफाल अरक गुलाब का बोल पकड़े जो खालिस्तान दुल्हनों के लिए उन्होंने मिलकर तैयार किया था। वो निमरा के साथ बातें करती रिशाने के कमरे में जा रही थी, जब बीच रास्ते रुमाना हाइल होती अनफाल को रोक गई। जी, अनफाल ने संजीदगी से देखते इस्तफसार किया। मुझे तुमसे बात करनी है। वो निमरा को देखकर इससे बोली, अनफाल तुम लोग बात करो, मैं रूशी आपी के पास जा रही। वो एक नज़र रुमाना को देखकर कहती जल्दी से अनफाल के हाथ से बोल लेकर वहाँ से चलेगी। जी, क्या बात करनी है आपको? अनफाल ने अपने सामने खड़ी मस्कीन सूरत बनाए रुमाना से पूछा। अनफाल, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो कुछ कल हुआ और अपने अब तक के रवैये के लिए जो मैंने तुमसे रवा रखा। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं महद से प्यार करती हूँ, अब से नहीं बचपन से। पर वो क्या है ना कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता वही है जो किस्मत में हो। और अब मैंने ये बात जान ली है कि मैं और महद एक दूसरे के लिए नहीं बने, बल्कि तुम और महद एक दूसरे के लिए बने हो। मैं बचपन में इसलिए तुमसे नफरत करती थी कि महद तुमसे हज़ार नफरत जताता, पर वो हर वक्त तुम्हारी फिक्र में रहता था। इसकी नज़रें हमेशा तुम पर होती थी। वो खुद तो तुम्हें अजियत पहुंचा सकता था, पर किसी दूसरे को वो तुम्हारी जानिब बुरी नज़र से देखने भी नहीं देता था। बस इसीलिए मुझे तुम अच्छी नहीं लगी कि महद को मेरी फिक्र करनी चाहिए और वो मुझे देखे, मुझसे बात करे। हालांकि हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, पर यह दोस्ती मेरी कोताहियों, हसद और चलन की भेंट चढ़ गई और अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने कितना गलत किया। इस चक्कर में इतना खूबसूरत रिश्ता भी खो दिया। वो आंसू बहाती बोलती कुछ देर सांस लेने को रुकी। अनफाल बगौर इसकी जानिब देख रही थी, जिसका पूरा चेहरा आंसू से तर था। मैं वो सब भुला कर आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर इस सबसे पहले मुझे तुमसे महद से माफ़ी मांगनी है। प्लीज़ तुम मुझसे माफ़ कर दो। हिचकियों से रोती अनफाल से एकदम से अनफाल के गले लग चुकी थी, जबकि इस अचानक हुई आफताब पर अनफाल बुखला सी गई थी। इसको रुमाना के लफ्ज़ में सच्चाई में डूबे महसूस हो रहे थे और ऊपर से इसके आंसू को अनफाल का दिल पसीज गया था। बस ऐसी होती है मेरे वर्ग, जूता उठा के मारती। आप भी प्लीज़ मत रोए। आई आप भी बड़ी। अनफाल इसके यूँ रोने पर घबरा सी गई थी। आंसू तो मेरा पछतावा है, तो मुझे माफ़ करके मेरे दिल पर बड़ा बोझ हल्का कर दो। मैं महद से भी माफ़ी मांगूंगी। रुमाना अपनाइयत से बोली, आपी आपकी कोई गलती नहीं है, आप बस महद के लिए पॉजेसिव थी, इसलिए मुझसे नफरत करती थी। मैंने आपको माफ़ किया और मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। अनफाल ने रुमाना को खुद से दूर की इसका चेहरा साफ करते नरमी से कहा, तुम बहुत अच्छी हो अनफाल, बहुत अच्छी। आज से तुम मेरी छोटी बहन हो। रुमाना लबालब आंसू से तर आंखों से अनफाल के गाल को नरमी से छू कर बोली, जबकि अनफाल इसकी यूँ मोहब्बत जताने पर खिल उठी थी। आप भी बहुत अच्छी हैं। अनफाल मुस्कुरा कर बोली और रुमाना इसके साथ ही रुशाने के कमरे की जानिब चलती।
फलक, ज़रीन और रुशान, अनफाल, निम्रा और रुमाना, निदा, सब, अली और नौफरान के साथ 2 गाड़ियों में पार्लर चली गई थी, जबकि बाकी सब यहाँ से छोटी हवेली के लिए निकले थे और कुछ बैंक्वेट बारात के इस्तकबाल के लिए पहुँच गए थे। अली और अफरान लड़कियों को छोड़ने के बाद बैंक्वेट ही चले गए थे और पीछे सैफ की ड्यूटी लगाई थी कि जब तक वो सब तैयार नहीं होती सैफ यहीं ठहरे। तीनों दुल्हनों पर टूट कर रूप आया था। रेड लहंगे में वो तीनों ही इंतहा की प्यारी लग रही थी। अनफाल, निम्रा, निदा भी किसी से कम ना थी। सारी लड़कियां एक दूसरे से बढ़कर प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। रुमाना जो कब से अनफाल को देख रही थी कि जब भी इसके फ़ोन पर मैसेज चून बजी थी, मैसेज खोलते इसके लबों पर मुस्कुराहट पुरस्कार सी मुस्कुराहट धर आई थी। अनफाल, तुम्हारा फ़ोन क्यों ऑफ है? महद का मैसेज आया, वो तुम्हें हवेली बुला रहा है। रुमाना अनफाल के पास आती बोली, जी मेरा मोबाइल। अनफाल ने यहाँ देखा तो वो सामने ही टेबल पर पड़ा था। ये कैसे ऑफ हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो ऑन था। अनफाल अपना फ़ोन बंद देखकर हैरत से बोली, जबकि रुमाना ने कंधे उचकाए, अभी से छोड़ो, तुम जाओ वरना महद गुस्सा करेगा। रुमाना ने इसकी तवज्जो महद की जानिब मबजूल करवाई। हाँ, लेकिन मैं अकेले कैसे जाऊँ? वो तब भी गुस्सा ही होंगे। अनफाल अब चलती बोली, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। रुमाना जल्दी से बोली और वो तीनों बाकी सबको बताकर अपनी चादर ओढ़े पार्लर से बारात पहुंच चुकी थी। तीनों दूल्हे ब्लैक शेरवानी में गजब के लग रहे थे, जबकि शम्स खान की तो बात ही अलग थी। वो संजीदा सा बारोब शख्सियत का मालिक इन सब में नुमाया था। सबकी नजरें बार बार इस पर जाकर टिक जाती थी। वो महद और हारिस के साथ पास बैठा महवे गुफ्तगू था, जबकि महद, हारिस, अली और अफनान ने एक जैसे ऑफ वाइट सूट पहन रखे थे और चारों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तीनों दुल्हनों के आने का शोर उठा था। महद, अली, अफनान और हारिस रेड दुपट्टे की छाँव में अपने बहनों को इंटरेस्ट से अंदरूनी हिस्से में लाए थे। इस दौरान एक स्पॉट लाइट इनको फोकस किए हुए थी। तब स्टेज के करीब पहुंचकर वो तीनों इनकी जानिब बढ़े थे और अपनी मैयत और हिसार में लिए इन स्टेज पर चढ़ने में मदद दी थी। महद ने तीनों बहनों के सर पर प्यार दिया था। बारी बारी सब आकर इनसे मिल रहे थे। कुछ वक्त बाद जब महद ने अनफाल को ना देखा तो इसने अनफाल की गैर मौजूदगी महसूस करके पूरे हाल में निगाह दौड़ाई, पर वो इसे कहीं नजर नहीं आई थी। महद ने जबड़े भीजे। एकदम से इसे अनफाल की गैर मौजूदगी पर कुछ खालीपन सा महसूस हुआ था। फलक, आप बेटा, सॉरी आप भी नहीं बेटा, अनफाल कहाँ है? महद ने फलक से अनफाल के मुताल्लिक इस्तफसार किया, जिसे इसके साथ कहीं ना देखी थी। भाई, अनफाल भाभी तो हवेली गई हैं रुमाना के साथ। किस लिए? रुमाना के नाम पर वो उसकी बिछाने पर बेशुमार बल पड़े। इसे रुमाना पर ज़रा भरोसा नहीं था। आपने ही तो इनको बुलाया था। फलक ने याद दिलाना चाहा। मैंने? महद को हैरत का झटका लगा। जी, रुमाना ने कहा था कि आपने बुलाया है, इसलिए वो रुमाना के साथ हवेली गई हैं। जबकि महद ने सुनकर लब भीजे। दिल किसी अनहोनी के खौफ से सुकड़ कर धड़का था। इसे लम्हे में सारी गेम समझ आ चुकी थी। इसने स्पार्ट तासरात से शदाब की तलाश में मुतलाशी नजरें दौड़ाई, पर इसकी गैर मौजूदगी से बुरी तरह खटकी थी। फलक हैरत से महद की सुर्ख होती आंखें देख रही थी। कितनी देर हुई है? महद की आवाज़ में चट्टानों की सी सख्ती धर आई थी, जबकि सफ़ेद रंगत में सुर्खी खुलकर इसके चेहरे में गुस्से में होने का अंदिया दे रही थी। 20 मिनट। फलक महद को शदीद गुस्से में देख मन बनाई। डैम इट! महद नीची आवाज़ में गुराया कि फलक, ज़रीन और रुशान ने समेत स्टेज पर मौजूद सब घर वालों ने उसकी गुराहट पर हैरत से देखा। ये लड़की मेरे हाथों ज़ाया हो जाएगी किसी दिन। महद एक नज़र सबको देखकर फंकारा और बगैर किसी के सुने आंधी तूफान बना वहाँ से निकला, जबकि बाकी सब शदीद परेशानी में घिरे इसकी पुश्त को तकते रह गए। जो फ़ोन कान से लगाया इनकी नज़रों से ओझल हो गया। अनफाल को लाख समझाने के बावजूद वो एक बार फिर अपनी मर्जी करके बगैर महद से पूछे और इसके गुस्से को बुरी तरह आवाज़ दे चुकी थी। सैफुल रहमान! महद की सर्द आवाज़ गूंजी। महद सैफ का पूरा नाम तब भी लेता था जब इसका गुस्सा आखिरी हद को छू रहा होता था। इसके यूं बर्फीले लहजे में नाम लेने पर डर के मारे सैफ के हाथों से फ़ोन छूटकर गिरने लगा था, जिसे वो बर वक्त थाम गया। सर, वो मैम। ना जाने आगे से क्या कहा गया था कि महद की आंखें लहू चलकाने लगी थी। इंतहाई परेशानी और गुस्से के आलम में गाड़ी को जहाज़ की स्पीड से दौड़ा रहा था कि अनफाल को खो देने का एहसास ही इसके वजूद में वहशतें बर्पा कर गया था। आप फिक्र मत करें, वो अनफाल को लेने गया है, अभी आ जाता है। महद का कुछ मिनटों बाद मैसेज मिलते ही अली और अफनान को इसके पीछे जाने से पहले हारिस ने आगाह किया। ये लड़का इसमें ज़रा सा भी सब्र नहीं है, जान निकाल कर रख देता है। अरसलान खान इंतहाई गुस्से से बोले, जबकि हारिस ने तसल्ली देकर खुद महद के पीछे ही निकला। पीछे वो सब बतासुफ से सर हिलाते रह गए, जबकि महद की इस रवैये पर शम्स दांत पीस कर रह गया और तवज्जो अपने पहलू में बैठी सुखड़ी सिमटी रुशाने पर की कि लोगों पर दिलकश मुस्कुराहट छा गई थी। तब इसने रुशाने की कमर में हाथ पेट कर इसे खुद से नज़दीक तर करते इसके पेट पर गिरफ्त मजबूत की। खान! रुशाने की लरसती मध्यम आवाज़ आई, जबकि शम्स अनसुनी कर गया। जबकि बदर, ज़रीन, समीद और फलक की मध्यम आवाज़ में बाकायदा लड़ाई जारी हो चुकी थी। बदर और समीद इन्हें तपाने के लिए इनके मेकअप पर कहकर लगा रहे थे, जिसमें मौजू इनका खूबसूरत ना लगना था, जबकि वह दुल्हन बनी इंतहा की खूबसूरत लगती ने मध्यम आवाज़ में सलवतें सुना कर है कि क्या हुआ पी? सुनसान रोड पर गाड़ी झटका खाकर रुकते देख अनफाल और चुम्बे से बोली, पता नहीं, देखना पड़ेगा। रुमाना अनफाल को कहकर गाड़ी से बाहर निकली। आप ठीक कर लेंगी क्या? हाँ ना, अगर मेरी समझ में आई तो मैं कर लूँगी। रुमाना गाड़ी का बोनट उठाती बोली। महद गुस्सा हो रहे होंगे। अनफाल भी गाड़ी
गाड़ी से उतरकर इसके पास आन खड़ी हुई। हाँ, इसलिए तुम अपना फ़ोन ऑन मत करना, वरना वो फ़ोन से ही निकल कर तुम्हें खा जाएगा। रुमाना मुस्कुराती हुई बोली। इसकी बात पर इन्फाल में मुस्कुराती, जिस कदर वो गुस्से का तेज था, इससे कोई भी उम्मीद की जा सकती थी, कुछ भी उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन से निकल कर ही आ जाए। ये तो ज़्यादा ही हो गया। अब कुछ समझ लगी? ऐसा होता तो मेरे दुश्मन तो मुझे फ़ोन से निकल के 2-4 बातें सुना देते, मार ही देते बिला। अनफाल ने रुमाना से पूछा, जो गाड़ी का बोनट खोले मुआयना करने में मगन थी। नहीं, मैं ड्राइवर को बुलवाती हूँ, रुमाना कहकर फ़ोन करने लगी, जबकि नज़रें दूर रोड पर मरकूज थी। जब इसको एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती दिखाई दी, लम्हा ब लम्हा गाड़ी करीब आती जा रही थी और इसके लबों पर भी पुरस्कार मुस्कुराहट छा गई थी, जिस अनफाल से छुपाने के लिए रुख मोड़ की। ये ड्राइवर उठा क्यों नहीं रहा? रुमाना बड़बड़ाई जब इसी तेज़ रफ्तार गाड़ी ने करीब आकर ज़ोरदार आवाज़ में ब्रेक लगाई कि दो मसला अफराद चेहरा रुमाल से छुपाए सरायत से गाड़ी से उतरे थे, जबकि एक ड्राइविंग सीट पर बड़ा जवान था। इन मशकूक लोगों को देखकर अनफाल और रुमाना चौंक उठी। लड़की, तुम चलो हमारे साथ। इनमें से एक शख्स रुमाना को नजरअंदाज के अनफाल की जानिब गन से इशारा करता बोला, जबकि इस कहमत व कामत पर अनफाल खौफ से पीली पड़ गई थी। मजीद इनके हाथ में गन देकर इसकी आंखें फैल गई थी। ये कौन हो तुम लोग? रुमाना एकदम चीखी। तुम मुंह बंद रखो। तभी एक आदमी ने इसके सर पर गन रखी और सख्त आवाज में बोला, ए लड़की, सुना नहीं? तुम चलो मैं हमारे साथ। पहले वाला शख्स इंतहाई गुस्से से बोला। अनफाल हरासा नजरों से इनको देख रही थी। क्यों? मैं क्यों जाऊं? वो लबतर करती बामुश्किल बोली, हम तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहते, इसलिए खामोशी से बात मान लो, वरना दूसरी सूरत में इस लड़की की लाश देखने को मिलेगी। इसे एक तरफ एक ही जगह खड़ा देखकर मुकाबल गन से इसकी कनपट्टी पर दबाव बढ़ाता बोला कि अनफाल ने रुमाना की जानिब देखा। नहीं अनफाल, मत जाना इनके साथ। रुमाना चेहरे पर परेशान कुन तासरात सजाए बोली और गुस्से से इन आदमियों को देखा जो खामखा वक्त बर्बाद कर रहे थे। तभी मुकाबले ने दरवाजा रुमाना के पाँव के करीब फायर किया था कि वो दोनों उछली और वो अनफाल को गन पॉइंट पर रुमाना को मारने की धमकी दी। इस गाड़ी में बिठाकर फौरन से निकल गई, जबकि इनकी गाड़ी दूर होते ही रुमाना का मकरूआ गहका गूंजा था। वो खुशी से झूमती गाड़ी में आ बैठी। इससे पहले कि वो गाड़ी स्टार्ट करती, एक तेज रफ्तार काले शीशों वाली गाड़ी इसके रास्ते के बीचों बीच रुकी और इसमें से 3 आदमी चेहरे पर मास्क चढ़ाए भागते हुए इसकी गाड़ी की जानिब बढ़े कि रुमाना ने हैरत से इन्हें अपनी जानिब आता देखा। ए लड़की, निकल बाहर। एक आदमी ने इसको बाहर निकलने का कहा। रुमाना को ये शख्स अजीब दिखे थे। पहले तो इसे लगा कि वो इसके आदमी हैं जो अनफाल को ले गए हैं, पर इनका हुलिया इनसे मुख्तलिफ था और इनको चोर ही समझी थी। देखो, मेरे पास जो है वो तुम ले लो, मुझे जाने दो। रुमाना जल्दी से बोली, पर सामने वाले ने झटके से बाहर खींचा। हमें तू चाहिए, समझी? वो आदमी गुस्से से बोला। जल्दी से क्लोरोफॉर्म में डूबा रुमाल इसके मुंह पर रखकर बेहोश किया। 7 मिनट लगते हैं बेहोश होने में, समझे? 7 मिनट से पहले आप नाटक करो, उन्हें लगेगा बेहोश, बाद में उठ के डंडा मारना। और वो तीनों इसे गाड़ी में डाले जहाज की स्पीड से गायब हो गए। सैफुल रहमान, महत की सर्द आवाज़ गूंजी। महत सैफ का पूरा नाम तब भी लेता था। ये तो भी पढ़े, ये तो अभी एपिसोड पढ़ी है ना हमने, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, ये वाला सीन पड़ा था। खैर, वो इंतहाई परेशानी और गुस्से के आलम में गाड़ी को जहाज की स्पीड से दोहरा रहा था कि अनफाल को खो देने का एहसास इसके वजूद में वहशतें बर्पा कर गया था। तुम लाइन पर हो, मुझे सुनना है इससे। जबत के बावजूद इसकी आवाज़ से गुस्सा छलक रहा था, जिसे वो अभी इनफाल की गर्दन में ढूंढ देगा। ओके सर। सैफ फौरन से कहता अंदर की जाने बढ़ा था। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? अनफाल खौफ की जेरे सर नकाबपोश आदमियों पर चला उठी थी, जो इसे एक छोटे से फ्लैट के लाउंज में ले आए थे। वहाँ बैठ जाए मैडम, एक नकाबपोश ने इसकी बात का जवाब दिए बिना मौदबाना अंदाज में कहा था। अनफाल ने नोट किया था कि इसे देखने से गरेज भरते हुए थे और इसे कोई भी नुकसान पहुंचाए बगैर गन से डरावा दे रहे थे। इतना तो तय था कि इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर फिर भी अनजान लोगों के बीच वो अनजानी जगह पर बहुत परेशान थी। न जाने रुमाना ने इसके गवाह होने के बारे में महत को बताया भी होगा या नहीं, और महत वो किस तरह रिएक्ट करेगा। महत के मतलब सोच सोच किसकी जान निकली जा रही थी। क्यों बैठ जाऊँ मैं? मुझे जाने दो तुम लोग। तुम जानते नहीं मेरा शोर कितना खतरनाक है और शफाक है। अगर इससे बचना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो। अनफाल खुद को इसकी जानिब से थोड़ा रिलैक्स करती धमकी देती बोली। वहीं दूसरी जानिब कार पर मौजूद महत कान में लगे एयरपोर्ट से अनफाल को अपनी धमकी देने पर गहरा सांस भरकर रह गया। तुम इस शफाक शख्स से अपनी खैर मनाओ आज। वो तकहील में अनफाल से गोया हुआ था, जबकि सैफ ने ज़मीर खान की जानिब देखा था। इनसे बेहतर कौन जानता था अपने सर को? मैडम, हमारा सर भी कोई शरीफ नहीं है क्या? सैफ भी दूबदू जल्दी में अपने सर की तारीफ में गलत बोल गया था कि महत की दाढ़ पर गड़बड़ा सा आ गया था। हमारे सर भी कोई मासूम नहीं है, बहुत खतरनाक है, हम इनकी हुक्म के पाबंद हैं मैडम। सैफ ने फौरन तस्दीक की थी। कान में लगी आले से महत की दहाड़ सुनकर वो इसके यूं हलकतर करते झिझक कर बोलने पर ज़मीन ने मुस्कुराहट दबाई थी। आप खामोशी से वहाँ बैठ जाएं, जब तक हमारे सर नहीं आ जाते आप कहीं नहीं जा सकती। ज़मीर ने मसनूई रोब से खुश्क लहजे में कहा था कि अनफाल इनसे डर जाए। कौन है तुम्हारा पागल सर? इसने मुझे क्यों गवाह किया है? बुलाओ इसे फौरन। तुम्हारे सर को ज़रा शर्म लिहाज है कि नहीं, जो किसी को भी मुँह उठाकर किडनैप करवा लेता है? कौन ये गुंडा मवाली संगी आदमी? इतना तुम अगर रेल गुंडों के सामने बोलती ना, अभी तक तुम्हारी लाश पड़ी होनी थी। अनफाल गुस्से से
चीख उठी, जबकि अनफाल की जानिब से नवाजे गए इन अलकाबात पर माहत के पिछाने पर बेशुमार बल पड़े थे, जिसके गुस्से में मजीद इजाफा करके थे कि वह लब सख्ती से बीच गया। एक तो मैडम नाकाबिले माफ़ी गलती किए बैठी थी और ऊपर से अपने किडनैप होने पर तिलमिला रही थी, जैसे रोमाना तो उसकी बड़ी सगी थी। ना माहत ने नखूद से सिर झटका, वह जल्द अज जल्द इसके खाली दिमाग का इलाज करने वाला था। मैडम, हमारे सर के बारे ऐसे अल्फाज मत बोलें, सर ने किसी को नहीं सिर्फ आपको किडनैप किया है। नकाब के पीछे सैफ अपने सर के बारे में ये सब सुनकर खुफकी से बोला था। हाँ तो मुझे क्यों क्यों गवाह किया है? मैंने क्या बिगाड़ा है इसका? अनफाल इन दोनों को घूर कर बोली, बिगाड़ा तो बहुत कुछ दिया है तुमने मिसिस, इसकी सजा के लिए भी तैयार हो। माहत तखील में इसे वॉर्न कर क्या था, ये तो हमारे सर को ही पता है मैडम, मुकाबले ने आजिज़ी से कहा। एक बार मेरे शोहर को आलने दो, हड्डी पसली एक करवा दूंगी तुम दोनों की। अनफाल झटपटा उठी, इसे रोना भी आ रहा था कि वो बगैर शादी देखे अपने लाले को दुल्हा बने भी नहीं देख सकी थी और किडनैप हो गई थी। ठीक है मैडम, पर हमारे सर आपके शोहर से डरने वाले नहीं हैं। सैफ ने लहजे में मोहब्बत से मोहे कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे आज मेरे लाले और मेरी बहनों की शादी है। अनफाल की आवाज़ एकदम भीग गई थी, इसका दिल एकदम से उदास हुआ था कि बड़े बड़े नैनों में पानी तैरने लगा था। ज़मीर और सैफ भी एकदम से अपनी मैडम को लेकर उदास से हुए थे। मैडम, हमारे सर आ जाएं, वही डिसाइड करेंगे कि आपको जाने देना है या नहीं। सैफ तहम्मुल से बोला, तो बुलाओ अपने सर को। अनफाल घुरा उठी थी। इन दोनों मियाँ बीवी के गुस्से पर सैफ और ज़मीर खान ने मुस्कुराहट दबाई थी। जब भी ज़मीर लाउंज की एक जानिब बने ओपन किचन से पानी का गिलास ट्रे में रखकर इसकी जानिब आया, मैडम ये पानी पी लीजिए। ज़मीन ने एक ट्रे शीशे की मेज़ पर रखी और माहत के हुक्म पर दोनों फ्लैट से बाहर निकलकर दरवाजे पर इस्तेदा हो गए। अनफाल पेचोताप खा कर रह गई। वो जले पैर की बिल्ली बनी ठंडे पानी का गिलास खटाखट पीती यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगी, जबकि अनफाल दिल में ढेरों वसवसे जन्म लेते इसको लड़सा गए थे। माहत फुल स्पीड से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सैफ की बताई गई जगह पर पहुंचते ही इसे गाड़ी खड़ी मिली थी। इसने नज़दीक आकर ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकला। यह हवेली की गाड़ी थी जिसका ड्राइवर सीट वाली जानिब का डोर खुला था, ड्राइविंग सीट वाली जो स्टोरी। माहत ने सुरख निगाहों से गाड़ी के अंदर झांका, नजर दोनों फ्रंट सीटों पर पड़े फ़ोन पर गई थी। इसने लब भींच कर वो दोनों फ़ोन उठाए और गाड़ी का दरवाज़ा पूरी शिद्दत से ठा के आवाज़ से बंद किया। तब तक हारिस भी पहुंच चुका था। माहत गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था जब हारिस इसकी जानिब बढ़ा। क्या हुआ? माहत ने फ़ोन इसकी जानिब बढ़ाया। दनस्ती में वो जाल में फंस चुकी है। एहतियाती तदाबीर काम आई। दोनों के लबों पर मुस्कुराहट दर आई थी। हारिस का बनाया थी प्लान कामयाब हुआ था। अब आगे क्या करना है? हारिस ने माहत से पूछा। सुबह होते इनफाल की गुमशुदगी शो करवानी है ताकि इन्हें किसी किस्म का शक ना हो। माहत ने संजीदगी से अगला लाहिल अपनाया था और इन हालात में रिसेप्शन होना नामुमकिन है। हारिस ने पुरसोच अंदाज में कहा, ऑफ कोर्स नहीं, घर की बड़ी बहू गायब हो और वलीमा हो, इम्पॉसिबल। परफेक्ट, इसके लिए तुम आज ही आए तमाम मेहमानों को आगाह कर दो कि वलीमा डिले कर दिया है। हारिस ने कुछ सोचकर माहत से कहा। माहत ने सर हिलाया। चलो, इससे पहले किसी को शक हो। अच्छा, जब ऐसे कहना है तो उन्हें ये नहीं लगना कि किडनैपिंग का तो आपने कल कहना है और वलीमे का आज कह देना कि डिले हो गया। क्यों कहा? मुझे फ़िलहाल किसी का दिमाग दुरुस्त करना है, तुम जाओ, मैं कुछ देर तक आता हूँ। माहत संजीदगी से बोला। खबरदार जो भाभी को कुछ कहा तो अनजाने में इनकी गलती ही हमारे लिए मोहरा बनी है। हारिस इसके खतरनाक तेवर देकर बोला, पर गलती तो की है। जब मैंने इसे मना किया था कि इन बहन भाई से दूर रहना है तो किस तरह वो मेरी बात को रद्द कर सकती है? और आज इन हालात में खुद की वजह से फंसी है। वो रोमाना की बात ना मानती तो हालात कुछ और होते। हारिस को अनफाल की तरफदारी करते देख माहत एकदम भड़क उठा था यार, इसे सज़ा मिल तो गई है, बेचारी अपने लाले की शादी में नहीं है। हारिस मसलियत के तहत बोला, यह सज़ा भी बहुत कम है। इसकी वजह से जो कुछ देर पहले मैं तड़पा हूँ वो सांस लेना मुश्किल हो रहा था इसके बगैर। वो गलती कर चुकी है, इसकी सज़ा भी भुगतनी ही पड़ेगी। इसे मेरे अताब का निशाना बनने से कोई नहीं बचा सकता। महद इंतहाई तेज के आलम में फूली सांसों के मबीन खुद पर जबर करने के बावजूद घुरा उठा था। क्या हारिस ने बगौर इसको देखा था जो बेचैन बिफरा शेर बना खड़ा था? बहरहाल, होला हाथ रखना, होला मतलब लाइक थोड़ी रायत करना। हारिस ने इसके कंधे पर हाथ रखते कहा और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया, जबकि पीछे महत भी ड्राइवर को गाड़ी की लोकेशन सेंड करता अपनी गाड़ी में बैठा और रुख मुखालिफ से मत मोड़ गया। अनफाल इस बंद घुटनज़दा फ्लैट को देख रही थी। कुछ देर सोचने के बाद वो यहाँ वहाँ देखती भागने का रास्ता ढूंढने लगी। वो सबसे पहले सामने वाले कमरे की जानिब बढ़ी, पर किसी किस्म की कोई खिड़की नज़र ना आई। इसके बाद वो साथ वाले कमरे की जानिब बढ़ी। वो भी इसी तरह मुकम्मल बंद था। अनफाल ने कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ाए, पर ऊपर में पहुंचकर सीढ़ियों के ख़त्म होते ही दरवाज़ा लगा था जो कि लॉक्ड था। इसे बंद देख कर अनफाल ने गुस्से से ज़ोरदार हाथ दरवाजे पर मारा, पर खुद ही करा उठी। अल्लाह जी, अब कैसे निकलूँ यहाँ से? वो इस बंद फ्लैट को देखती और हांस की सूरत बनाए वही एक जीने पर बैठ गई। इसका दिल कर रहा था वो बहुत रोए और इसका सर इंतज़ार करी थी। वो इस सर का इंतजार करी थी। इसके दिल में माहूम सी उम्मीद थी कि हो सकता है कि इसके सर ने गलती से वो एम्ब्रॉयडरी के रेड फ्रॉक पर गोल्डन भारी दुपट्टा गले में डाले, सर पर बड़ी सी ब्लैक चादर लिए खुद को मुकम्मल तौर पर कवर किए हुए वो घुटनों पर दोनों हाथ की हथेलियां रख कर इन पर चेहरा लटकाए बैठी थी कि जब
इसे लाउंज से आवाज़ आई। शायद वो गुंडा बॉस आ चुका है। अनफाल बड़बड़ाई और अपनी जगह से उठी। कहाँ है वो? लाउंज में आते ही इसे ना देखकर महद ने इंतहाई गुस्से से इस्तफसार किया, जबकि अनफाल जो नीचे आ रही थी महद की आवाज़ सुनकर झिटकी। सर, मैडम इधर ही हैं, कमरे में होंगी शायद, सैफ ने जल्दी से आगाह किया, जबकि अनफाल सांस रोक के छोटे छोटे कदम उठाती सीढ़ियाँ उतरने लगी। महद की आवाज़ सुनकर इसकी आवाज़ से लब हो गए थे। ये सोच इसकी जान ले रही थी कि इसे महद ने किडनैप करवाया है, पर क्यों? अनफाल हैरतज़दा सी ओट में खड़ी इसकी पुश्त देख रही थी। तभी महद की नज़र दीवार में लगे मिरर से नजर आते इसके अक्स पर पड़ी, जो छुप कर देख रही थी। जाओ तुम लोग। महद इन दोनों को जाते हैं का कहता पीछे मुड़ा। तुम्हें मैंने कहा था ना कि रुमाना से दूर है ना। वो ग्रे सुरख शररबार निगाहों से इसे देखता फंकारा, जबकि इसके इतने खतरनाक तेवर देखकर वो इसके गुस्से की वजह समझकर लड़ उठी थी। महद को अपनी जानिब बढ़ता देखकर वो होश में आती फुर्ती से दौड़ती सामने वाले कमरे में गायब होती। दरवाज़ा अंदर से लॉक करती थी और इसकी सरकत ने महद का मीटर मुकम्मल तौर पर घुमा दिया था कि इसने खा जाने वाली नज़रों से इस रूम की जानिब देखा था। अनफाल दरवाज़ा बंद किए घबराई हुई सी कपकपाती बेड पर जा बैठी। वो तो सोच रही थी कि वो इस गुंडे सर को बताएगी कि उन्होंने गलती से इसे अगवा किया है, पर इधर गुंडा इसका अपना ही शोर निकला था, जो इसे छोटी सी बात के लिए किडनैप करवा चुका था। माथे पर आया पसीना साफ करती अनफाल सर्द पड़ चुकी थी और वो महद से बात करना चाहती थी, पर इसके तेवर और खतरनाक सुरख चेहरा और गुस्सा देखकर वो छुपने के लिए रूम का सहारा ले चुकी थी। माँ ने इसे दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई थी। अनफाल, महद की चंगाड़ती आवाज़ पर वो बेड से उछली थी। अगर अपनी जान प्यारी है तो दरवाज़ा खोलो। महद ने मुका दरवाजे में रसीद करते सख्त लहजे में बावर करवाया था। अल्लाह, अब क्या करूँ? ये जलाद मैन मेरी जान ले लेगा। वो उंगली मुँह में दबाए बड़बड़ाई। मैं नहीं खोलूंगी, मुझे इस वक्त आपसे डर लग रहा है। वो हिम्मत यकजा करती बोली। डरना भी चाहिए, आज तो मैं तुम्हारा बिगड़ा दिमाग दुरुस्त करने का इरादा रखता हूँ। अब अगर कम सजा चाहती हो तो शराफत से दरवाज़ा खोलो, वरना दरवाज़ा तो मैं खोल ही लूँगा और तुम्हारा जो हशर होगा वो सोच है तुम्हारी। महद ने पुरस्कार लहजे में कहते दरवाजे से थोड़ी दूर दीवार के साथ लगे टेबल को चमकती आंखों से देखा था। क्या? नहीं प्लीज़ महद, मेरी तो कोई गलती नहीं इसमें। अनफाल इसकी धमकी सुनकर हरासा होती बेड से उठ खड़ी हुई। तुम्हारी क्या गलती है? वो तुम्हें मैं अंदर आकर गिनवाता हूँ। वो बर्फीले लहजे में कहकर इस टेबल की जानिब आया और इसके ड्रा को खींचकर चाबी का गुच्छा उठाया, जबकि अनफाल की आंखें इसकी बात पर बाहर उबलने की हद तक फैल गई। इसका दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ, जबकि निगाहें दरवाजे पर जमी थी, जिसका लोग क्लिक की आवाज़ से खुलता अनफाल के सामने हफ्तों कलीम घुमा गया था कि वह तेज़ तेज़ सांसें लेती यहाँ वहाँ देखती जाए, अपना तलाश कर रही थी। तभी महद ने भारी शूज से दरवाजे को जोरदार की कमारी की ठा के आवाज़ से इसके दोनों पटवा हुए और वह जबड़े बीजे आग बना अनफाल को बसम कर देने के इरादे से अंदर आया, पर यह कि आगे से खाली रूम मुँह चढ़ा रहा था। महद ने सुरख हंगारा आंखों से कमरे का जायजा लिया और कदम ब कदम चलता कमरे के वस्त में आन खड़ा हुआ। यहाँ से तुम भाग नहीं सकती, अब जहाँ छुपी हो खुद ही बाहर आ जाओ, वरना मैंने निकाला तो सबसे पहले तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा। महद धमकी मेज लहजे में बोला कि बेड के नीचे छुपी अनफाल ने दोनों हाथ सख्ती से मुंह पर दबाए अपनी चीख का गला घोंटा, क्योंकि महद बेड से चंद कदम की दूरी पर खड़ा था। कुछ लम्हे की खामोशी पाकर महद दो उंगलियों से कनपट्टी से हिलाकर अपनी स्टाइल पर काबू पाता वाशरूम की जानिब बढ़ा। इससे पहले कि मजीद कदम लेता कि एकदम ठिठक कर रुका और गर्दन तिरछी करके बेड के नीचे देखा, जहां अनफाल के दुपट्टे का जरा सा सिरा नजर आ रहा था। इतने सख्त मूड में भी अनफाल की बचकाना हरकत पर महद के लबों पर मुस्कुराहट दराई। तो तुम सामने नहीं आओगी, राइट? महद इसकी जानिब खरामा आता संजीदगी से बोला। हो गया, एंड हो गया पार्ट ये। अगले पार्ट में मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। मैं भी इसको ख़त्म करना चाह रही हूँ फिर तो मज़ीद थोड़ा ज़्यादा करूँगी। एक्चुअली अगर सर्दियाँ होती ना तो मैंने ज़्यादा इसको ना जल्दी ही ख़त्म कर देना था, मतलब इसके इतने पार्ट नहीं बने थे, शायद इधर तक ही बनते, लेकिन चूँकि गर्मी है तो रात में हमसे रिकॉर्डिंग नहीं होती, वरना सर्दियों में हम रूम में बैठ के रात को भी कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन गर्मी में बैठा नहीं जाता। इस वजह से जो थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है ना तो उसमें मैं इतना जितना मुझसे हो जाता है ना मैं उतना करके भेज देती हूँ ओनर को। इस वजह से प्लीज़ माजरत। और अगले पार्ट में मिलते हैं। तहाइश का भी पार्ट में अपलोड जल्द करवा दूँगी, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है? चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।